नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे मशहूर एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए आप सभी को पता है दोस्तों कि हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं हमारी जो ये बोर्ड बूस्टर सीरीज है। अब तक हम लोग अपनी इस बोर्ड बूस्टर सीरीज के अंतर्गत आप सभी के साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसी के साथ इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स को कर चुके हैं। हमारी आज की इस क्लास में भी हम लोग आप सभी के साथ भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अध्याय होगा, एक चैप्टर होगा, उसको आपके सामने रखेंगे। सर जी क्या पढ़ेंगे? तो दोस्त आप सामने देख ही पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम सामने लिखा हुआ है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और ज्योग्राफी यानी कि जो आपका भूगोल वाला आपका भाग दिखता है, वहां पर हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से, इस अध्याय से हमारे बहुत सारे सवाल पेपर में सीधे बनते हैं। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक है ना समझेंगे और उसी के साथ साथ इन टॉपिक से किस तरीके से सवालों को पूछा जाता है उसको भी हम लोग आपके सामने रखेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आपको हमारी इस क्लास को करना होगा। आपके सामने किसी भी तरीके का कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर को अगर आप करेंगे, इस क्लास को अगर आप करेंगे, तो आपके सामने इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो भैया चैप्टर का नाम आप देख ही पा चुके हैं, है ना दोस्तों? आप देख चुके हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और इसको बहुत ही गंभीरता के साथ हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे। क्या क्या टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्त? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब होता है देश। कि किसी भी देश के अंदर जो वहाँ की अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था का मतलब कि वहाँ का जो विकास होता है, वहाँ पर जो बाजार होते हैं, वहाँ पर जो व्यापार होता है, वो किस चीज़ पर टिका हुआ है। जीवन रेखा का मतलब वो किस चीज़ पर टिका हुआ है। अगर आप लोग दुनिया के किसी भी अमीर देश को देखें, जैसे हम लोगों ने आप सभी के साथ डिस्कशन किया था, आप अमेरिका को देखें, आप जर्मनी को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, उसी के साथ साथ आप न्यूजीलैंड को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप कनाडा को देखें, आप चाइना को देखें, इन सभी देशों में आप एक समानता जरूर पाएंगे। वो क्या है? इन देशों में आप सबसे पहली समानता ये पाएंगे कि भैया इन देशों ने ना सबसे पहले किस पर काम किया? इन देशों ने सबसे पहले अपने यहाँ पर फैक्ट्रीज पर काम किया। इनके यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में फैक्ट्री मिलेंगी और उन्हीं फैक्ट्री की वजह से आप लोग देखते हैं कि इनके यहाँ पर लोगों को काम मिलता गया। तो जब इन्होंने अपने यहाँ पर फैक्ट्रीज को बनाया, कारखानों को खोला और उसके अंदर कारखानों में ये सामान को बनाने लगे, तो अब जब इन्होंने सामानों को बना लिया तो अब ये सामानों को अपने पूरे देश के अंदर फैलाने लगे और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक सामान को पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सामान को पहुंचाने के लिए परिवहन की जरूरत होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सड़कों की जरूरत होती है। तो आप जब भी दुनिया के अमीर देशों की बात करते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इन सभी देशों में आप जरूर एक समानता पाते हैं। क्या समानता पाते हैं दोस्तों? आप ये देखते हैं कि भैया वहां पर कारखाने बने हुए हैं, वहां पर फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और उसी के साथ साथ इन देशों ने अपने यहां पर सड़कों को मजबूत किया, अपने यहां पर रेल को मजबूत किया, अपने यहां पर इन्होंने पानी के जो जहाज के जरिए सामान को पहुंचाया जाता है उसको मजबूत किया। इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही समझने वाले हैं कि आखिर कैसे किसी भी देश के लिए ये जो हमारी परिवहन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र का मतलब क्या है दोस्तों? कि हमारी सड़कें हुई, हमारी रेल हुई, उसी के साथ जो हमारा जल परिवहन हुआ, ये कितना महत्वपूर्ण है। भारत में कितने कितने प्रकार की हमारी सड़कें हैं? क्या भारत सड़कों के मामले में, परिवहन के मामले में एक मजबूत देश है? इस चैप्टर को हम लोग आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है? तो ये चैप्टर की थोड़ी सी रूपरेखा रही, भूमिका रही, जो मैंने आपके सामने पेश की है। अब बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और हम लोग अपनी आज की इस क्लास को आप सभी के साथ शुरू करेंगे, ठीक है भैया? चक दे फट्टे नब्दे गिल्ली कर दे अपनी आज की क्लास।
प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। ठीक है, और आज के समय में आप लोग देखें कि मुख्य तौर पर दुनिया के अंदर अगर आप लोग जिस भी शक्तिशाली देश को देखते हैं भैया, वहां पर परिवहन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अमेरिका में देखें, अरे भैया एकदम चौड़े चौड़े रोड, जर्मनी के अंदर देखें एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें। तो दुनिया के वो देश जो अपने आप को समृद्धशाली कहते हैं, जो अपने आप को मजबूत देश कहते हैं, वहां पर अच्छे परिवहन माध्यम है। तो आप देखते हैं कि परिवहन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक सामानों को पहुंचाया जाता है और लोगों को भी पहुंचाया जाता है। और इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि और आज के समय में संचार तो अच्छी शिक्षा को क्या कर पा रहे हैं, घर पर बैठे हुए ही प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे ही व्यापार करने के लिए भी क्या है, सही से सही इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। तो परिवहन को तो बेहतर करना ही चाहिए, उसी के साथ साथ व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर सकें। इसके लिए भी हमें किस चीज की जरूरत है दोस्तों, हमें अच्छे टेलीफोन की, अच्छी इंटरनेट सेवा की जरूरत है। और जिस भी देश के अंदर अच्छी इंटरनेट सुविधा होगी, अच्छी टेलीफोन व्यवस्था होगी, अच्छा परिवहन की व्यवस्था होगी और वहां पर फैक्ट्रियां खोली जाएंगी, तो वो देश तेजी से आपको आगे बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लोग परिवहन की महत्वपूर्णता की बात कर रहे हैं।
आज अगर आप लोग देखें कि जो हमारा प्यारा भारत है ना, ये दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत अच्छे तौर पर जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? जी हाँ, हमारे प्यारे भारत के अंदर आप देखते हैं कि हम बैठे हुए दुनिया के हर एक इलाके की खबर प्राप्त कर सकते हैं और बाहर के लोग भी हमारे देश की खबर को प्राप्त कर सकते हैं। आप देखें कि जो हमारा प्यारा भारत देश है, यहां पर सड़क परिवहन बहुत बढ़िया है। सड़कें हमारे देश के अंदर आजादी के समय में बहुत बेकार थी, लेकिन आजादी के 75 सालों के बाद सड़कों को शहरों को बाजारों से जोड़ती हैं। अब अगर हम लोग अपने भारत के संदर्भ में देखें, भैया हमारा जो प्यारा भारत आपको दिख रहा है, यहां पर अगर आप लोग देखें कि जो भारत है वो सड़कों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कहलाता है। हमारे देश के अंदर जो सड़कों का नेटवर्क है ना, वो बहुत बड़ा है। हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की सड़कें आपको दिखेंगी, हर एक की कहानी को आपको बताएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है ना दोस्तों। अगर आप लोग देखें कि जो हमारा प्यारा भारत है, यहां पर लगभग 2.3 मिलियन किलोमीटर के आसपास की सड़कें हमें दिखती हैं। हमारा आपको दिखता है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि गुजरात से लेकर हमारे असम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। इतना बड़ा जो हमारा ये भारत देश है, दुनिया का 7वां बड़ा देश है। यहां पर जो सड़कों की उपस्थिति है वो आप देख रहे हैं कि 2.3 लाख किलोमीटर के आसपास है। अब इतनी बड़ी सड़कें हैं, इतनी सारी सड़कें हैं, तो एक बार बनाने के बाद कुछ समय के बाद तो ये खराब हो ही जाती होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये खराब होती हैं और इसी के लिए हमें जरूरत होती है इनके निर्माण की, कि हम इनको लगातार बनाते रहें और इनको रख रखाव करते रहें, है ना। आप क्या देखते हैं कि इनके रख रखाव की हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है।
अच्छा, पेपर में क्या किया जाता है, पेपर में सीधा सवाल पूछा जाता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखा गया है कि रेल की तुलना में, कि भैया रेल भी है और उसी के साथ सड़क भी है, आप ये बताइए कि सड़कें रेल से क्यों बेहतर हैं। सीधा सवाल आपके पेपर से उठाकर लाया गया है और इसके आंसर को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, समझ आ रहा है? आप ही से कह रहे हैं आप ही से कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, सवाल बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। पूछा जा रहा है कि जो हमारी सड़कें हैं आखिर वो बेहतर कैसे हैं, है ना, कि रेल की तुलना में हमारी सड़कें कैसे बेहतर हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि जो रेलवे परिवहन है वो क्या है दोस्तों, वो भी किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जबरदस्त तौर पर आपको दिखता है कि महत्वपूर्ण है। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम अपने देश के अंदर सड़कों को अच्छा करते रहें, रेलवे लाइन पर काम ना करें, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें कि जो रेल है ना, रेल वो आपको दिखता है कि वो मुख्य तौर पर हर जगह पर नहीं बिछाई जा सकती। क्या रेलगाड़ी आपके घर तक आ सकती है? नहीं। सड़कें जो हैं वो मुख्य तौर पर हर एक जगह पर आसानी से बिछाई जा सकती हैं। जहां पर आप लोग देखें कि ऊबड़ खाबड़ इलाके हों, है ना, आपको देखिए कि कीचड़ वाले इलाकों हों, पहाड़ी इलाके हों, समुद्र के पास वाले इलाके हों, वहां पर हम लोग सड़कों को बना सकते हैं। अपितु रेलवे को हर जगह तक पहुंचाना, रेलवे मार्ग को, रेलवे लाइन को हर जगह तक पहुंचाना कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे लिए जटिल होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप लोग देखेंगे जो सड़कों को निर्माण करने का तरीका होता है, अगर आपको रेलवे लाइन बिछानी है तो आपको जंगलों को काटना पड़ जाता है, आपको बहुत ज्यादा लंबी लंबी रेल की पटरियां बिछानी पड़ती हैं, तो भैया बहुत ज्यादा खर्चा आता है। वहीं अगर हम लोग सड़क बनाने को देखें दोस्तों, तो सड़क बनाने में रेल बनाने से, रेलगाड़ी की पटरी बिछाने से अपेक्षाकृत कम खर्चा आता है। ठीक है, आप देखते हैं कि आसानी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहाड़ों के अंदर सड़कों को बना सकते हैं, लेकिन पहाड़ों के अंदर रेलवे लाइन को बिछाना थोड़ा जटिल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें ज्यादा खतरा बनता है। लेकिन सड़क को हम आसानी से पहाड़ों के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, और ये सड़कें ही हैं जिसकी वजह से हर सामान आपके घर तक आता है, आपके घर तक हर प्रकार की जो सुख सुविधा होती है वो आपके घर तक पहुंच पाती है। मुख्य तौर पर जो लोग होते हैं छोटी यात्रा को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, सड़क का ही प्रयोग करते हैं। और सड़कें जो होती हैं, अगर आप लोग देखें कि अगर आप सड़क मार्ग के जरिए यात्रा करना चाहें तो ये थोड़ी कम खर्चीली होती है। ठीक है, 5-5 रुपए 10-10 रुपए में आप बस में सफर कर सकते हैं और ये आसानी के साथ क्या कर सकती है, आपकी यात्रा को पूरा कर सकती है ना। और सड़क परिवहन अगर आप लोग देखें तो इन सभी वजहों से कहीं ना कहीं रेलवे का जो हमारा परिवहन है उससे थोड़े तौर पर बेहतर है। तो एक बहुत अच्छा सवाल आपके पेपर के अंदर बनता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आपके सामने पेश किया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हमारे प्यारे भारत के अंदर ना सड़कों के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। हमारा जो प्यारा भारत है यहां पर हमें सड़कों के अलग अलग प्रकार दिखते हैं। एक तरीके की सड़क नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार की सड़कें हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या क्या नाम हैं, ये कितने कितने किलोमीटर तक फैली हुई हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। पेपर में यहां से भी सवाल सीधे तौर पर बनता है। अगर आप लोग देखेंगे जो सड़क होती है भैया, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। आपको एक समतल सपाट जमीन चाहिए, समतल सपाट जमीन चाहिए, इस पर बालू को डाल दीजिए, रेत को डाल दीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके ऊपर आप मुख्य तौर पर जो आपका कोलतार होता है, ठीक है, उसको डाल दीजिए, है ना। और अच्छे तरीके से फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी सड़क को सीधा सपाट कर उसको आसानी से आप सड़क के तौर पर बना सकते हैं। कच्ची जमीन थी, कच्ची पगडंडी थी, इस पर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सड़क का निर्माण कर सकते हैं। और इसके जरिए फिर क्या होगा, जब ये सड़क बन जाएगी, सस्ती है, जैसा आपको बताया हमने, एक बार बनने के बाद इसका लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है अगर इसको अच्छे मटेरियल से बनाया गया हो। अगर भारत के संदर्भ में देखें दोस्तों, हमारा जो प्यारा भारत है वहां पर अगर हम लोग देखें तो हम 6 प्रकार की सड़कों को देखते हैं। पेपर में सीधा सवाल पूछा जाएगा, भारत में कितने प्रकार की सड़कें आपको दिख जाती हैं? भैया जी 6 प्रकार की सड़कें हैं। कौन कौन सी हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उनकी कहानियां हैं, एक एक कर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए दोस्तों, अब यहां से हम लोग सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हमारा प्यारा भारत है यहां पर सड़कों की क्या विशेषता है और भारत में सड़कों के क्या प्रकार हैं। हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि हमारे प्यारे भारत में सड़कों के 6 प्रकार हैं। एक एक कर इन सभी प्रकारों की विशेषताओं को आपके सामने हम लोग यहां पर रख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें, यहां पर लिखा हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। सर जी बहुत बड़ा नाम है, बहुत लंबा नाम है। जी हाँ, ये भारत की एक ऐसी सड़क है जो भारत की 4 बड़े शहरों को जोड़ती है। ध्यान से सुनिएगा, चतुर्भुज बना रही है। ये क्या कर रही है दोस्तों, एक चतुर्भुज बना रही है। और ये जो चतुर्भुज है आपको दिखता है कि ये भारत के 4 बड़े शहरों से जुड़कर बना है।
सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि भैया दिल्ली है, उसी के साथ यहाँ है हमारा कोलकाता, यहाँ है हमारा चेन्नई और यहाँ है हमारा मुंबई। भारत के 4 शहरों को जोड़ने वाली एक सड़क है और ये जो सड़क है इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहते हैं। ये भारत के उन शहरों को जोड़ रही है जो औद्योगिक, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं और यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि कृषि के काम ज्यादा होते हैं। तो भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ने वाली ये जो सड़क है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के नाम से हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, अब मुख्य तौर पर आपने देखा कौन कौन से शहर हैं भैया, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। इन 4 शहरों को आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी सड़क है वो मुख्य तौर पर क्या कर रही है, जोड़ रही है। ठीक, तो ये सड़क जो है निर्मित हो गई है और इसमें 4 शहर मुख्य तौर पर आपको दिखते हैं कि जुड़ चुके हैं। हमारा दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया। इन चारों शहरों को आप देखते हैं कि इस सड़क ने जोड़ा हुआ है और इसको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के नाम से पुकारा जा रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि इसी सड़क के साथ हम लोग कुछ और इलाकों को भी जोड़ रहे हैं। वो क्या भैया जी, ऊपर यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग श्रीनगर को जोड़ रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर में श्रीनगर को जोड़ रहे हैं और वहीं दक्षिण में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर कन्याकुमारी को जोड़ रहे हैं। इसी सड़क से हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्याकुमारी को जोड़ रहे हैं, है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के साथ। ये 4 शहर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत के और जो पूरे इलाके हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन सभी इलाकों को जोड़ा जा रहा है। तो उत्तर में श्रीनगर, उसी के साथ हम लोग देखें दक्षिण में कन्याकुमारी, उसी के साथ हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि मुख्य तौर पर ये जो हमारा पूर्व का इलाका है, कौन सा इलाका है दोस्तों, ये जो हमारा पूर्व का इलाका है, असम के पास जो हमारा सिलचर कर क्षेत्र है ना, सिलचर, और उसी के साथ गुजरात में यहां पर जो हमारा पोरबंदर है, पोरबंदर। ठीक है, इन 4 इलाकों को भी क्या किया जा रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस सड़क से जोड़ा जाएगा। इन 4 इलाकों को भी आप देखते हैं कि सड़क से जोड़ा जाएगा। तो मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि ये 4 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ना। तो ये सड़क है जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को तो ये जोड़ती है, लेकिन इसी सड़क के अंदर हम लोग देखते हैं कि उत्तर में हम लोग श्रीनगर को, दक्षिण में कन्याकुमारी को, उसी के साथ हम देखते हैं कि पूर्व में सिलचर जो असम में पड़ता है और गुजरात के पोरबंदर, इन इलाकों के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं ताकि ये पूरे भारत को क्या कर ले, कवर कर ले। ये पूरा का पूरा जो हमारा भारत है उसको कवर कर ले, है ना। और ये क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि सुपर हाईवे प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पर बहुत तेजी के साथ काम कर रही है और इस हाईवे प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है। ये मुख्य तौर पर जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं इनके बीच की क्या है, दूरी को कम कर रही है। और आप देखते हैं कि इस पूरी सड़क को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है, इसको जिम्मेदारी दी गई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये एक संगठन है, ये एक संस्था है जो मुख्य तौर पर भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पर काम कर रही है। ठीक है, तो भारत की सबसे पहली प्रकार की सड़क रही जिसे हमने स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई को इस सड़क ने जोड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि श्रीनगर, कन्याकुमारी, सिलचर और पोरबंदर इस सड़क के साथ जोड़ी जा रही हैं। ठीक है, बड़े आगे क्लियर हुआ। तो ये हमारे भारत की सबसे पहली प्रकार की सड़क है। अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की 6 प्रकार की बताई थी सड़कें। अब हमारे पास कुछ और प्रकार की सड़कें आपको दिख रही हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या कहा जाता है इसे हम लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग नेशनल हाईवे भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे हम लोग नेशनल हाईवे भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब ये नेशनल हाईवे होता क्या है भैया, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी से आपके सामने समझ लेते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें कि मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, है ना, या फिर मान लीजिए कि आप कहां बैठे हुए हैं, आप गुजरात में बैठे हुए हैं और आपको कहां जाना है, आपको हरियाणा जाना है। आप गुजरात में जहां पर हैं, जो सड़क आपके घर के बाहर है, क्या यही सड़क आपको हरियाणा लेके चली जाएगी? नहीं मेरे दोस्त, आपको पता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जिन सड़कों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे, या फिर आप क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य को जो जोड़ने वाली हमारी सड़कें होती हैं, है ना, जो भारत के दूर दूर के इलाकों को जोड़ने वाली हमारी ये सड़कें होती हैं, जो भारत को क्या करती हैं, आपको दिखता है कि भारत के एक सुदूरस्थ राज्य से, एकदम दूर के इलाके से एक दूसरे क्षेत्र को जोड़ने वाली जो हमारी ये सड़क है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं। और हमारे देश के अंदर आप लोग देखें कि ये जो पूरी की पूरी हाईवेज है, नेशनल हाईवेज जो है, ये मुख्य तौर पर पूरे देश को एकीकृत करके रखते हैं।
एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली जो हमारी सड़क है, सीधे तौर पर अगर हम उसे कहें तो उसी को हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग कह रहे हैं। ये देश के दूरस्थ इलाकों तक, सुदूरस्थ इलाकों तक जाते हैं, एकदम दूर दूर के इलाकों तक। और हमारे जो ये नेशनल हाईवेज हैं, इनको बनाने की जिम्मेदारी, इनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंग्लिश में से कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में CPWD। ये क्या करता है, आपको दिखता है कि हमारे जितने भी हाईवेज हैं उसको बनाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने आप सभी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में डिस्कशन किया, क्लियर हुआ। अब भारत में हमारी ये तीसरी प्रकार की एक और सड़क कहलाती है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं राज्य राजमार्ग। क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग कह रहे हैं राज्य राजमार्ग। आप देखें कि एक राज्य के अंदर, है ना, एक राज्य के अंदर आपको दिखता है कि राजधानी होती है, हर राज्य की अपनी एक राजधानी होती है। ठीक है, हर राज्य के अंदर एक राजधानी होती है। तो राज्य की राजधानी तक आने वाली जितनी भी सड़कें होती हैं, एक राज्य के अंदर मौजूद वो सड़कें जो उस राज्य की राजधानी तक आती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग राज्य राजमार्ग कहते हैं। ठीक है, आप क्या देखें, जैसे आप लोग मुख्य तौर पर यूपी का एग्जांपल ले लीजिए। अब यूपी की राजधानी क्या है दोस्तों, लखनऊ है ना, क्या है, आप देखते हैं कि लखनऊ है। भैया यूपी में जो भी सड़कें आपको लखनऊ की तरफ आती हुई दिखती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग राज्य राजमार्ग के नाम से पुकारते हैं। तो किसी राज्य के अंदर वहां पर मौजूद जो राजधानी है, उस राजधानी तक आने वाली जो सड़कें हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को हम लोग राज्य राजमार्ग के नाम से पुकारते हैं। और राजधानी के अंदर क्या होता है भैया, राजधानी के अंदर सारे सरकारी कार्यालय होते हैं, मुख्यालय होते हैं, सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं। तो किसी राज्य के अंदर वो सड़कें जो उस राज्य की राजधानी तक आती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य राजमार्ग के नाम से पुकारते हैं। और इनको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इस प्रकार की जो हमारी ये सड़कें होती हैं जो राज्य की राजधानियों से जुड़ी हुई होती हैं, इसको बनाने की जिम्मेदारी होती है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, SPWD। आपको दिखता है कि इन सड़कों को बनाती है, इन सड़कों की मरम्मत करती है, इन सड़कों का रख रखाव करती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे प्यारे मित्रों, और बहुत अच्छे तरीके से अब आगे तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमने पूरे देश की सड़कों के बारे में पढ़ा, भारत की सबसे बड़ी सड़क के बारे में पढ़ा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के बारे में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाने वाली सड़क है उसके बारे में डिस्कशन किया, उसी के साथ राज्यों के अंदर जो राजधानी तक आने वाली सड़कें हैं उनके बारे में पढ़ा। अब राज्यों के अंदर हमें जिले दिखते हैं, है ना, हर राज्य के अंदर आपको पता है जिले होते हैं। अब आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर वो सड़क क्या है जो जिला मुख्यालय तक जाती है। हर जिले के अंदर आपको सरकारी विभाग दिखते हैं, हर जिले के अंदर आपको क्या दिखता है, एक वहां पर अधिकारी दिखता है, हर जिले का आपको एक SDM दिखता है, एक IAS अधिकारी दिखता है। तो वो सड़कें जो उस जिले के आपको दिखता है कि जिले के सरकारी ऑफिस तक आती हैं, ऐसी सड़कें जो जिले के क्या है मुख्यालय तक आती हैं, हर जिले में सरकारी मुख्यालय होते हैं, वो सड़कें जो किसी जिले के क्या है दोस्तों आपको दिखता है कि सरकारी कार्यालय तक आती हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको हम लोग जिला मार्ग के नाम से पुकारते हैं। और इन सड़कों का रखरखाव करने की जिम्मेदारी किनकी होती है, जिला परिषद की होती है। तो किसी भी जिले के अंदर वो सड़कें जो मुख्य तौर पर उस जिले के मुख्यालय तक आ रही हैं, उस जिले के अंदर जो काम करने वाले सरकारी संस्थान हैं वहां तक वो सड़कें आ रही हैं, तो उन सड़कों को कहा जाता है जिला मार्ग। और इन जिला मार्ग को, जिला सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी, उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी हर जिले के अंदर एक जिला परिषद होती है, आपको दिखता है कि उनकी होती है। ठीक है, अब हमारे भारत के अंदर कुछ और प्रकार की भी सड़कें हैं, इनको कहा जाता है अन्य सड़कें। क्या कहते हैं मित्रों, इनको हम लोग कहते हैं अन्य सड़कें। और अन्य सड़कों की क्या कहानी है भैया, अन्य सड़कों की कहानी का मतलब है कि भैया ये सड़कें ग्रामीण सड़कें होती हैं। कौन सी सड़कें होती हैं दोस्तों, इन सड़कों को हम लोग ग्रामीण सड़कों के तौर पर भी पुकारते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इनको बनाया गया है। हमारे देश के अंदर जो हमारा हर एक गांव है वो मुख्य तौर पर क्या हो सके, शहर से जुड़ सके। क्या हमारे देश का हर गांव शहर से जुड़ा हुआ है, नहीं। अब भी आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया जा रहा है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो सभी गांव हैं वो शहर से जुड़ सकें। तो इसी योजना के तहत जब गांव के अंदर सड़कों को बिछाया जाता है और ये सड़क जो गांव में बनी है ये सड़क शहर तक आती है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अन्य सड़कें कहते हैं। और भारत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हम इस पर काम कर रहे हैं कि हर गांव के अंदर एक पक्की सड़क हो और ये जो सड़क जो है वो शहर से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो अन्य सड़कों का मतलब है कि भैया हमारी हर गांव के अंदर मौजूद सड़कें, ये सड़कें पक्की हों और इनको बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत की गई है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, हर गांव के अंदर पक्की सड़कें हों और ये पक्की सड़कें शहर से जुड़ी हुई हों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारत के अंदर हमारे पास एक और प्रकार की सड़कें होती हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मुख्य तौर पर कहते हैं सीमांत सड़कें। सीमांत क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको हम लोग कह रहे हैं सीमांत। आप लोगों ने जरूर सुना होगा
सीमा। सर जी सीमा तो हमारी क्लास में पढ़ती है, रोल नंबर 16, हम बहुत पसंद करते हैं उसको। मेरे दोस्त, ये वो वाली सीमा नहीं है, यहां पर बात हो रही है देश की सीमा के बारे में, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं देश के बॉर्डर के बारे में। ठीक है, हमारा देश जो है दोस्तों, आपको दिखता है कि दूसरे देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है ना। तो आप देखते हैं कि यहां पर भी देश की जो हमारी सीमा है, देश का जो हमारा बॉर्डर है, यहां पर भी सड़कों को बनाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि देश की सीमा के पास भी हम लोग सड़कों को निर्मित करते हैं। जो हमारी सीमा है, यहां पर भी क्या किया जाता है दोस्तों, यहां पर भी सड़कों को बनाया जाता है, ताकि जो हमारी आर्मी है, हमारी सेना है, उन तक रसद पहुंचाई जा सके, उन तक खाना पहुंचाया जा सके, उन तक हथियार पहुंचाए जा सके, उन इलाकों का भी विकास किया जा सके। तो सीमांत सड़कों का तात्पर्य हुआ कि हमारे जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं, वहां पर सड़कों को निर्मित किया जाए। और आप देखें कि हमारे देश के अंदर जो सीमा के आसपास की सड़कें हैं, उसको बनाने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की है। एक संगठन है जिसको यही काम दिया गया है कि भैया देश के अंदर जितनी भी हमारी सीमांत इलाके हैं, सीमा के पास हमारे क्षेत्र हैं, वहां पर सड़कों को काम करना है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, साल 1960 में बनाया गया है। इसका काम यही है कि देश की सीमा वाले इलाकों के आसपास सड़कों को मजबूत करना। मुख्य तौर पर भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों का मतलब हुआ हमारा जो असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, पूर्वोत्तर के जो इलाके हैं, वहां पर आप देखते हैं कि हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो मुख्य तौर पर काम करता है। और ये जो सड़कें हैं, दुर्गम इलाकों को क्या करती हैं, आसान बनाती है। क्योंकि सीमा जो हमारा इलाका है, जो हमारे सीमा वाले इलाके हैं, वो पहाड़ों में हैं, वो रेगिस्तानों के आसपास आपको दिखते हैं। तो इसीलिए मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जब यहाँ तक सड़कें पहुँच जाती हैं तो लोगों का जीवन अच्छा हो पाता है, लोगों का जीवन आसान होता है जो वहाँ रहते हैं। देश की सुरक्षा सही तरीके से आप देखते हैं कि हो पाती है। ठीक है, तो यहां तक तो हमने भारत के अंदर पाई जाने वाली जो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की सड़कें हैं, उनकी पूरी विशेषताओं को आपके सामने पेश किया है। बढ़ते हैं आगे मित्रों, और यहां पर हम लोग आप सभी के साथ सड़क घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सड़क घनत्व। सड़क घनत्व का मतलब हुआ कि भैया हमारे देश में आखिर सड़कें कितने प्रतिशत में फैली हुई हैं, क्या क्या उसकी कहानी है, इसको एक एक कर हम लोग देखें। तो अगर आप लोग देखें कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में उपलब्ध सड़क की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, सड़क घनत्व कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सीधा सवाल पेपर में पूछा जाता है कि सड़क घनत्व क्या है, इसी को हम लोग यहां पर समझ रहे हैं। सड़क घनत्व का मतलब क्या हुआ कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, कि हर 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़कें आपको दिख जाती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग सड़क घनत्व कहते हैं। कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़कें आपको दिख रही हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग सड़क घनत्व के नाम से पुकारते हैं। और हमारे देश के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, जो हमारी भौगोलिक संरचना है ना, वो बड़ी ही प्यारी है, वो बड़ी ही निराली है, वो बड़ी ही विचित्र है। कि हमारे देश के अंदर पूरा का पूरा देश एक समतल मैदान है, नहीं, हमारे देश में पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, रेगिस्तान भी है, उसी के साथ आपको तटीय क्षेत्र भी दिखता है, द्वीप समूह भी दिखते हैं, है ना। तो भारत जो है वो एक जैसी भौगोलिक संरचना वाला देश आपको नहीं है। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि भारत में जो सड़कों का फैलाव है ना दोस्तों, वो आपको एक जैसा नहीं दिखता, है ना, एक जैसा आपको नहीं दिखेगा। आप क्या देखते हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, यहां पर जो सड़क का घनत्व है वो 10 किलोमीटर प्रति वर्ग है। आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर हमें 10 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर दिखता है। कि 100 यहां पर जो सड़कें हैं उनका जो अनुपात है वो हमें अपेक्षाकृत कम दिखता है। और वहीं अगर आप लोग केरल के अंदर देखें तो वहां पर हमें 375 किलोमीटर की सड़कों की उपस्थिति दिख जाती है। तो भारत एक ऐसा देश है क्योंकि इसकी भौगोलिक संरचना थोड़ी विचित्र है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि यहाँ पर सड़कों का जो घनत्व है, सड़कों का फैलाव एक जैसा नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर सड़कों की बनावट अलग तरीके से है, मैदानी क्षेत्रों में सड़कों की बनावट अलग तरीके से है, वहां पर उनका फैलाव अलग तरीके से है। समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में सड़कों का फैलाव हमें अलग तरीके से दिखता है। एक आंकड़ा आपके सामने रखा गया है कि साल 1996 से 1997 के बीच में पूरे देश का जो सड़क घनत्व था वो 75 किलोमीटर था, है ना जी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब यहां पर हम लोग और भी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, सड़क घनत्व से ही संबंधित। अगर आप देखें कि जो हमारा प्यारा भारत है, वहां पर सड़क परिवहन जो है आज भी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन आप देखते हैं कि बना हुआ है। अधिकतर जो लोग हैं वो अपने सामानों को पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, मुख्य तौर पर सड़कों की ही जरूरत को पूरा करते हैं, सड़कों को ही प्रयोग में लाते हैं। लेकिन जो हमारी वर्तमान सड़कें हैं ना, क्या वो अच्छे हालात में हैं? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी सड़कें
हैं, लेकिन उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा प्यारा भारत बन चुका है। बहुत बड़ी समस्या वाली बात है दोस्तों ये। और उसी के अंदर देखें कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या, क्या उसके हिसाब से हमारे पास उचित मात्रा में सड़कें हैं? ऐसा नहीं है। आप देखें कि अभी भी हमारे देश के अंदर आधे से जो अधिक सड़कें हैं बन तो गई हैं, अपितु कच्ची हैं, रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा, बना तो दिया लेकिन खराब मटेरियल से बनाया है, टूट फूट होती रहती है। और आप इसी वजह से देखते हैं कि हमारी सड़कों को हमें अच्छे तरीके से बनाने की जरूरत है। सड़कें जो शहरों में होती हैं आप देखते हैं कि वो तंग हो जाती हैं, है ना। आप देखें कि भैया सड़क है, सड़क के ऊपर ही लोग बाजार बना लेते हैं, सड़क के ऊपर ही लोग सामान को ले आते हैं, तो सड़क पतली होती जाती है। तंग होने का मतलब है कि सड़कें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपको पतली होती हुई दिखती हैं। और अधिकतर जो हमारे पुल हैं वो आपको क्या दिखते हैं? पुराने होते हुए दिख रहे हैं। तो मुख्य तौर पर हमें अच्छे प्रकार के पुलों की जरूरत है, और अगर हम अच्छे पुलों का प्रयोग करेंगे तो हम लोग अपेक्षाकृत अपनी सड़क व्यवस्था को और सड़क परिवहन को बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और यहां से आप सभी के साथ अब हम लोग सड़क की कहानी को तो पूरा कर चुके, भारत में सड़कों के कितने प्रकार हैं उनको समझ चुके हैं। आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं रेल परिवहन के बारे में। तैयार हैं? जी हाँ मेरे दोस्तों, रेल परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। चक 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 रेलगाड़ी रेलगाड़ी, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, रेल परिवहन के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे देश के अंदर अगर आप लोग बात करें, रेल जो है, ये जो रेल परिवहन आप देख रहे हैं, इसको भी बड़े स्तर पर प्रयोग में लाया जाता है। और रेल का प्रयोग ना सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए करते हैं, मगर इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग सामान की ढुलाई करते हैं। सामान की ढुलाई का मतलब क्या हुआ? अरे भैया बहुत भारी भारी सामान, बहुत बड़े बड़े आप देखते हैं कि जो मशीनें होती हैं, बहुत भारी भारी जो सामान होता है वो रेलवे के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। मुख्य तौर पर जो रेल है ना, या फिर जो रेल मार्ग है, इसका प्रयोग किया जाता है दूर की यात्रा को पूरा करने के लिए। दिल्ली से केरल जाना है, सड़क से जाने में बहुत टाइम लगेगा भैया जी, रेल मार्ग के द्वारा जाएंगे। आपको दिखता है कि दिल्ली से हमें मुंबई जाना है, बहुत लंबा रास्ता है, तो जो लंबी यात्राओं वाले आपको क्या दिखते हैं, हमारे सफर दिखते हैं, लंबी यात्रा करने वाला जो आपको मोहाल दिखता है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि रेल को ही प्रयोग में लाया जाता है। तो रेल लंबी दूरी की यात्रा पूरी करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसी के साथ साथ लोग क्या करते हैं, रेल के जरिए व्यवसाय बिजनेस किया जाता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, रेल के जरिए तीर्थ स्थलों के दर्शन किए जाते हैं, है ना, मंदिरों में जाया जाता है, दरगाहों में जाया जाता है, मस्जिदों में जाया जाता है, गुरुद्वारे में जाया जाता है, अलग अलग स्थानों पर आप लोग देखते हैं कि जाया जाता है। और रेल मुख्य तौर पर क्या है, भारत के आर्थिक जिंदगी को मजबूत करती है। रेल कहीं ना कहीं पूरे भारत को एक धागे में पिरोने की कोशिश करती है, क्योंकि रेल सस्ती दिख जाती है आपको कहीं ना कहीं, और इसके जरिए लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। लोगों को एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका रेल के जरिए दिखता है। अब आगे बढ़े कि ये कृषि और उद्योग के विकास में भी बहुत ज्यादा मददगार है। ये जो हमारी रेलवे है, ये जो हमारा रेल मार्ग है, रेल परिवहन है, इसके जरिए कृषि और उद्योग के लिए भी बहुत बढ़िया है। भैया पंजाब में बना जो गेहूं था उसको हमें कहां पहुंचाना था, उसको हमें हैदराबाद पहुंचाना था या फिर कर्नाटका पहुंचाना था। तो कैसे पहुंचाएं, हमने रेलगाड़ी में डाल दिया, रेलगाड़ी में डालने के बाद आप देखते हैं कि आसानी से वो 2 दिन में वहां पहुंच गया। तो एक देश के अंदर या एक क्षेत्र के अंदर, एक राज्य के अंदर, एक शहर के अंदर जो बने हुए फल हैं, वहां पर पैदा हुए जो हमारे अनाज हैं, वो दूसरे क्षेत्र में पहुंच पाते हैं रेल की मदद से ही। ऐसे ही एक इलाके के अंदर बनने वाला जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, वो दूसरे क्षेत्र में पहुंच पाती हैं कैसे, रेल की मदद से ही। तो रेल ना सिर्फ कृषि के विकास में सहायक है, उसी के साथ साथ ये हमारे कारखानों को विकास करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। और मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखेंगे, जो भारतीय रेल है ये एक सार्वजनिक सेक्टर है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, सार्वजनिक सेक्टर का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिस पर देश की सरकार का कब्जा होता है। क्या कभी आपने देखा कोई कहे कि भैया जी ये जो रेल है ना, हमारे अंकल जी, हमारे पापा जी लगाए थे? ऐसी नहीं है। जो भारतीय रेल है, आप सभी को पता है कि ये क्या है दोस्तों, जो हमारी भारतीय रेल है ये मुख्य तौर पर ये एक सरकारी संस्था है, एक सरकार की संपत्ति है, ठीक है जी। ये हमारी सरकारी संस्था है और देश की सरकार ही क्या करती है, मुख्य तौर पर इसका रखरखाव करती है और इसको संभालने की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार की है। पेपर में सीधा सवाल पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली, तो याद कर लीजिए 1853 में चली। और कहां से कहां तक चली भैया, ठाणे, ठीक है। आप देखते हैं कि मुंबई से ठाणे तक चली। कितने किलोमीटर चली दोस्तों, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली, ठीक है।
तो रेल भारत के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे रही है, कृषि का विकास कर रही है, उद्योग का विकास कर रही है, सरकारी संस्था है, सरकार देश की रेल पर क्या करती है, अपना आधिपत्य रखती है, अपना कब्जा रखती है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का इस पर कोई आधिपत्य नहीं है ना, कोई संपत्ति नहीं है। और उसी के साथ साथ हम लोग देखें, देश की सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली, मुंबई से आप देखते हैं कि ठाणे तक चली, 1853 में चली, और आपको दिखता है कि ये 34 किलोमीटर के आसपास के सफर को तय करती है। आज के समय में अगर हम लोग देखें मुख्य तौर पर कि भारत में रेलों का क्या स्तर है, बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है भैया। भारत की जो रेलवे लाइंस हैं ये आज के समय में आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिख रही हैं। भारतीय जो रेल तंत्र है इसके अंदर अगर आज के समय में हम लोग देखें तो लगभग 7031 हमारे पास स्टेशन आपको दिख जाते हैं, और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो 63,221 किलोमीटर लंबा सफर तय किया जाता है। तो भारतीय रेल के पास 7031 के आसपास आपको दिखता है कि रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। लगभग हम लोग 63,000 के से भी ज़्यादा किलोमीटर के सफ़र को तय कर सकते हैं भारतीय रेल के जरिए। उसी के साथ साल 2004 के आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं, और इन आंकड़ों में ये बताया गया है कि भैया जो हमारे रेलवे स्टेशन है ना उनकी संख्या बड़ी है ना। आप क्या देखते हैं कि साल 2004 के आंकड़ों के अनुसार भारत की रेलवे के पास लगभग 7,817 इंजन है ना, रेलगाड़ी इंजन से चलती है। तो लगभग हमारे पास आपको दिख रहा है कि 8,000 के करीब आप कह सकते हैं कि हमारे पास इंजन मौजूद हैं। इसके अंदर आपको दिखता है कि 5,321 हमारे पास पैसेंजर्स के डिब्बे हैं जहां पर सवारियां बैठ सकती हैं, है ना, जिनमें लोगों को बिठाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। 5,000 से भी ज़्यादा हमारे पास आपको दिखता है कि परिवहन के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे पास डिब्बे हैं। और उसके अलावा अन्य कोच भी हैं। अन्य कोच मतलब क्या हुआ दोस्तों, 4,000 के करीब हमारे पास अन्य कोच हैं जिसके अंदर हम लोग सामान की ढुलाई करते हैं। तो भारतीय रेल बहुत बड़ी है, बहुत ज़बरदस्त तौर पर आपको दिखता है कि ये फैली हुई है। अब भारतीय रेल की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय रेल की महत्वपूर्णता क्या है। पेपर में ये सवाल बनता है कि रेल भारत के विकास में क्या योगदान दे रही है, या फिर भारतीय रेल की क्या महत्वपूर्णता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। और इसके बारे में आपसे सवाल को पूछा जाता है तो आपको महत्वपूर्णता क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक एक कर इसके आंसर को प्रस्तुत कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम लोग देखें कि हमने पूरे देश के अंदर जो हमारी भारतीय रेल है इनको 16 भागों के अंदर बांटा हुआ है। पूरा भारत जो है ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, इतना बड़ा देश है, इसके अंदर हमने 16 जोन बांट दिए, अपनी रेल के 16 जोन हमने बांट दिए हैं। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेल जो है वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से आपको दिखती है कि काम करती हुई दिखती है। भारत के अंदर जो हमारी अधिकतर जनसंख्या है, अधिकतर जो हमारी आबादी है वो मैदानी इलाकों में रहती है। यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब मैदानी इलाकों में आपको दिखती है। और आप देखते हैं, और इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आबादी रह रही है, तो इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेलवे लाइंस का जो घनत्व है, रेल की जो हमारी पटरियाँ हैं वो आपको ज़्यादा दिखती हैं। क्योंकि इन इलाकों के अंदर कृषि भी ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से क्या किया जाता है, यहाँ पर रेल का विकास आपको दिखता है कि बहुत बड़े स्तर पर किया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं कि चौड़ी चौड़ी नदियाँ भी हैं। तो इन नदियों के ऊपर आप देखें कि आपने ज़रूर कहीं ना कहीं, अगर आप भारत के मैदानी इलाकों में होंगे तो आपने ज़रूर अपने आसपास के क्षेत्र में जो नदी होगी ना, उस नदी के ऊपर एक पुल देखा होगा, और उस पुल के ऊपर आपने ज़रूर भारतीय रेल को जाते हुए देखा होगा। तो भारत के अंदर हमने क्या किया, नदियों के ऊपर पुल बनाकर रेलवे लाइन को बिछाया है, जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक का जो सफर है उसको किया जा रहा है। लोगों तक चीज़ों को, लोगों तक सामानों को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहुंचाने की कोशिश इस मार्ग के जरिए कर रहे हैं। नहीं, अगर आप देखें तो हमने सिर्फ ना ही नदी के ऊपर क्या किया है, पुल बनाकर रेलवे को बिछाया है या फिर अपनी रेलगाड़ी को बिछाया है, इसी के साथ साथ जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों को काट काट कर भी आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर क्या किया गया है, हमने सुरंगों को बिछाया है और रेलवे लाइन को बनाया है। अगर हमारे हिमालय के जो, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र देखें, हमारा उत्तराखंड हुआ, है ना, और उसी के साथ जो हमारा हिमाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पर जब रेलगाड़ी पहुँच पाई है तो इसकी वजह से जो लोग थे उनको आर्थिक अवसर मिल पाए हैं। रेलवे नहीं थी तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लोग पहुँच नहीं पा रहे थे, लेकिन जब से रेलगाड़ी बिछी है, रेलवे लाइन आई है, तो मुख्य तौर पर देश के अलग अलग लोग इन इलाकों में जा रहे हैं और यहाँ पर जाने के बाद घूमते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। और इन इलाकों में रेलवे लाइन बिछाना संभव नहीं था, लेकिन बहुत समझदारी के साथ आप देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाकर इन रेलवे लाइनों को बिछाया और अब यहाँ पर ट्रैवल किया जाता है। इसी के साथ साथ राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका है, गुजरात का जो दलदली भाग है, मध्य प्रदेश और झारखंड के जो जंगली इलाके हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी हमारी भारतीय रेल ने काम किया है। और भारतीय रेल तेज़ी से अपना जो क्षेत्रफल है, अपना जो आकार है, वो धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। और भारत के जो दर्रे हैं, आपको दिखता है पहाड़ों के बीच से जो निकलने वाले रास्ते होते हैं जो बहुत खौफनाक होते हैं, वहाँ पर भी हमारी भारतीय रेल तेज़ी से क्या कर पा रही है दोस्तों, अपने आप को आगे बढ़ाती जा रही है।
और इसके जरिए क्या हो रहा है, इसके जरिए यात्रियों को आने जाने में बहुत सुविधा हो रही है, सामान को उतारा जा रहा है, और इसकी वजह से भारत का जो विकास है वो आपको क्या दिखता है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जैसे हर एक परिवहन की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, जैसे हमने सड़क के बारे में देखा था, अगर आप लोग रेल परिवहन के बारे में देखें तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ समस्याएं हमें दिख जाती हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां हमें दिखती हैं। वो क्या है कि भैया बहुत से जो लोग हैं क्या करते हैं, रेल के अंदर बिना टिकट के यात्रा करते हैं। अरे भैया तुम जानते नहीं हो, हमारे मौसा जी रेलवे में काम करते हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग रेल में चढ़ जाते हैं, है ना। तुम जानते नहीं हो, हमारे बड़े वाले फूफा को, ऐसे कर लोग रेल में चढ़ जाते हैं, रिश्तेदारियां बना कर, चलाकियां चल कर क्या करते हैं, बिना टिकट के यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे का नुकसान होता है। उसी के साथ लोग क्या करते हैं भैया जी, सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं, लेटे हुए हैं, पंखा है पंखे में उंगली कर देते हैं, उसी के साथ लेटे हुए हैं, पंखा अच्छा लगा तो क्या करते हैं, पंखा साथ ले जाते हैं, उसी के साथ बैठे हुए हैं, रेलवे के अंदर वॉशरूम होता है, वॉशरूम के अंदर आपको मग्गा दिखता है ना, उस मग्गे से क्या किया जाता है आप सभी को पता है कि लोग धोने के लिए उसको प्रयोग में लाते हैं। लोगों को वो मग्गा ही इतना प्यारा लगता है कि उस मग्गे को ही ले जाते हैं। भारतीय रेलवे ही ऐसी रेलवे है जहां पर आपको दिखता है कि जो वॉशरूम में प्रयोग किया जाने वाला मग्गा होता है ना, उसको भी चेन से बांधा जाता है। तो लोग रेलवे की संपत्ति को चुरा कर ले जाते हैं, चोरी भी एक बड़ी समस्या है जिससे रेलवे परेशान है, रेलवे को नुकसान हो रहा है हमारी। लोग क्या कर लेते हैं भैया जी, मन मर्जी के लिए, आपने बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा, हीरो को रुकना है, हीरोइन आ गई है, इसके लिए क्या करता है भैया जी, एकदम से चेनिया को खींच दिया जाता है। ऐसा नहीं किया जा सकता है ना। आप देखें कि आप अपनी मनमर्जी से लोग क्या करते हैं, चेनों को खींच देते हैं, जिससे चलती हुई जो ट्रेन होती है उसको रोक दिया जाता है, लोगों का समय खराब होता है, फिर ट्रेन को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। तो इन वजहों से भी आप देखते हैं कि जो रेल है, हमारी जो भारतीय रेलवे बहुत ज़्यादा नुकसान में है। तो अगर इन चीज़ों पर ध्यान रखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी रेलवे की जो ये परेशानियां हैं इसको कम कर सकते हैं और रेलवे को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, अब तक हमने सड़कों के बारे में पढ़ लिया, अब एक एक कर आगे बढ़ लेते हैं। यहां से हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण चीजों का डिस्कशन करेंगे। अब तक हमने रेल और सड़क के बारे में पढ़ा। क्या आपको पता है सिर्फ यही नहीं है जिसके जरिए हम लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब तकनीक आ गई है, इंफॉर्मेशन आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो चीजें बेहतर हुई हैं। और आप देखते हैं कि भैया पाइपलाइन के जरिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं। जी दोस्त, पाइपलाइन के जरिए भी क्या है इसको समझ लेते हैं। भैया पिछले कुछ सालों में अगर आप लोग देखें कि पहले के समय में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ पाइपलाइन के जरिए पानी को ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन ये जो पाइपलाइन है इसके जरिए अब तकनीक को विकसित किया गया है, हम ना सिर्फ पानी को बल्कि और चीजों को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, है ना। पाइपलाइन का प्रयोग क्या किया जा रहा है दोस्तों, कच्चा तेल जो हमारा निकलता है, जो हम जमीन से खोद के निकालते हैं, पेट्रोलियम के जो हमारे उत्पाद होते हैं, जो हमारी गैस हमें जमीन से प्राप्त होती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रकों में भरकर भेज सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। भैया पाइपलाइन बिछा दी गई है, उन्हीं पाइपलाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसी पाइपलाइन के अंदर यहां से खोला, जहां पहुंचाना है वहां पहुंच जाता है। इसके जरिए भी क्या किया जा रहा है, हम लोग सामान को पहुंचा रहे हैं। तो ठोस पदार्थ नहीं जाता पाइपलाइन में, याद कर लीजिए। इसमें क्या किया जाता है, तरल बनाया जाता है। जो तरल रूप होता है, स्लरी जिसे हम लोग कह रहे हैं, जो तरल रूप होता है, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास बहुत सारे पाइपलाइन है जहां पर आप लोग एक जगह से दूसरी जगह तक क्या देखते हैं कि सामानों को पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखें कि हमारा बरौनी, मथुरा, पानीपत, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर तेल रिफाइनरी होती है, यानी कि यहां पर तेल को शुद्ध किया जाता है। मथुरा, उसी के साथ बरौनी, उसी के साथ जो हमारा पानीपत इलाका है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि तेल रिफाइनरी है, यहाँ पर तेल को शुद्ध किया जाता है। और यहाँ पर जब तेल शुद्ध हो जाता है तो तेल पहुँचता कैसे है यहाँ पर, इन रिफाइनरी में, इन फैक्ट्रीज के अंदर, पाइपलाइन के जरिए ही। और जब ये शुद्ध हो जाता है तो उसको आगे जो भेजा जाता है वो भी पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता है। और ये पाइपलाइन के कारण ही आप लोग देखते हैं कि सुगमता के साथ, आसानी के साथ हम ज्यादा मात्रा में तेल को भेज पा रहे हैं और ज्यादा मात्रा में साफ तेल को वापस प्रयोग में ले पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ तेल को हम लोग यहाँ पर भेजते हैं, इसी के साथ साथ गैस को भी क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है जी, तो अगर आपको पाइपलाइन का प्रयोग करना है तो दोस्त, पाइपलाइन को प्रयोग में लाने के लिए पहले आपको पाइपलाइन को बिछाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि भगवान जी ने ऐसे ही बिछा के दे दी, जी नहीं। इसके लिए मनुष्य को जरूरत होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो पाइपलाइन है दोस्तों, ये बड़ी अच्छी है भाई, इस पर मौसम का कोई फर्क ही नहीं होता। अगर मान लीजिए सड़क से भेजनी है, बारिश हो गई तो आपको सड़कें जाम मिल जाएंगी।
अगर आप प्लेन से भेज रहे हैं, बहुत तेजी के साथ आप देखते हैं कि बारिश हो गई तब भी आपको अपनी हवाई जहाज को रोकना पड़ेगा, बाढ़ आ गई तब भी आपका हर परिवहन प्रभावित होगा, रेल परिवहन हुआ, सड़क परिवहन हुआ। लेकिन पाइपलाइन आपका ऐसा परिवहन है कि इस पर मौसम का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक समस्या यह है कि दोस्तों इसको जब हमें शुरुआत में बिछाना पड़ता है ना, तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बड़े लंबे लंबे पाइप डालने पड़ते हैं, इनका रखरखाव करना पड़ता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार खर्चा करना पड़ता है। लेकिन जब आप इसको एक बार सही तरीके से खर्चा कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आप देखते हैं कि ये आपका समय बचाता है और चीज़ों को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। इस पर ना तो अगर आप देखें कि कोई भी बाहर का मौसम में फर्क ही नहीं पड़ेगा और टाइम से भी पहुंच जाएगी, देर ही होगी नहीं, ट्रैफिक जैम मिलेगा ही नहीं, तो सामान तेज़ी से पहुंचता है, मौसम का कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता। तो एक प्रकार से ये एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ हमारा एक आधुनिक आपको क्या दिखता है, रूप दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अब हम लोगों ने पाइपलाइन के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन किया। अब एक एक कर क्या कर लेते हैं, ये जो भारत के अंदर हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी पाइपलाइंस हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। भारत के अंदर अगर आप लोग देखें, भारत के संदर्भ में हमारे पास जो पाइपलाइन की अलग अलग नेटवर्क हैं, सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि असम के गुवाहाटी से शुरू होता है दोस्तों, आप क्या देखते हैं कि हमारा मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि असम के गुवाहाटी से शुरू होता हुआ एक पाइपलाइन आती है, वो कानपुर पहुंचती है, बरौनी पहुंचती है, उसके बाद आपको इलाहाबाद पहुंचती हुई दिखती है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत के अंदर अलग अलग हमारे पाइपलाइन के नेटवर्क्स हैं, और ये जो पाइपलाइन के अलग अलग नेटवर्क्स हैं ये आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, हमारे उत्तर का इलाका हुआ, हमारा मध्य भारत का इलाका हुआ, इन सभी क्षेत्रों को कवर कर रहा है, और जो पश्चिम का इलाका हुआ उसको भी आपको ये कवर करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर, हमारा जो ये पूर्व का इलाका हुआ उसको भी आप लोग देख रहे हैं कि कवर हो रहा है। ठीक, और उसी के साथ साथ आप लोग देखें कि बरौनी राजबंद होते हुए ये हल्दिया तक पहुंचती है। ठीक है, तो एक लंबी यात्रा आपको यहां पर आपको दिखता है कि दोस्तों दिख रही है। चलिए, तो भारत के अंदर सबसे पहले जो हमारा ये पूर्व की पाइपलाइन है, इसकी कहानी को हम लोग देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये यहां से शुरू होती है, उसके बाद फिर ये कहां पहुंचती है, नूनमती, उसके बाद फिर ये कहाँ पहुँचती है दोस्तों, आपको दिख रहा है कि बरौनी, उसके बाद फिर आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों कि ये पहुँचती है कानपुर, और फिर ये आपको क्या दिख रहा है, हल्दिया। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये हमारी एक पाइपलाइन है, और यहाँ पर हम लोग जो हमारे तेल निकलता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा रहे हैं। तो असम से आप देख रहे हैं कि कानपुर तक पाइपलाइन के जरिए हम लोग तेल को पहुँचा पा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल से भी पाइपलाइन आ रही है जो यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है जी, उसी के साथ अगर हम लोग आगे के परिप्रेक्ष्य में देखें दोस्तों, आगे के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि गुजरात का जो हमारा क्षेत्र है, ये जो हमारा गुजरात का हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि ये जो हमारा इलाका है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, गुजरात का सयाला इलाका, यहाँ से शुरू होती है एक पाइपलाइन। उसी के साथ आप देखते हैं कि भैया फिर ये आपको कहाँ दिखता है दोस्तों कि ये मथुरा में भी पहुँच रही है, फिर ये जयपुर को भी कवर कर रही है, और जलंधर को भी आपको दिख रहा है कि ये पहुँच रही है। तो एक पाइपलाइन आपको गुजरात से भी दिख रही है, जो गुजरात में होने वाली हमारी तेल शोधक है, तेल वहाँ से निकल रहा है, उसको भी हम लोग पंजाब तक पहुँचा पा रहे हैं, ये इस पाइपलाइन के जरिए आपको करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो एक लंबी आपको क्या दिखता है दोस्तों कि पाइपलाइन यहाँ पर भी आपको बिछी हुई दिख रही है। फिर आप लोग क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारा जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, गुजरात का जो हमारा हजीरा क्षेत्र है, गुजरात का एक और क्षेत्र आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको भी अच्छे तरीके से हमें देखना होगा। ठीक है, ये गुजरात का आपने देखा था कि सलाया इलाका था, यहाँ पर आप देखें कि ये गुजरात का कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा हजीरा क्षेत्र है। तो गुजरात के हजीरा क्षेत्र से आप चलते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि आप वाजीपुर पहुँचते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि जगदीशपुर भी इलाके को कवर करती है, फिर राजस्थान का कोटा क्षेत्र हुआ, उसके बाद आप देखते हैं कि बबराला इलाका हुआ। तो इन सभी क्षेत्रों को आप देखते हैं कि कवर करती है। तो मध्य प्रदेश है ना, गुजरात से शुरू होता हुआ मध्य प्रदेश से आप देखते हैं कि राजस्थान तक ये एक और हमारी पाइपलाइन है। तो पूर्व के इलाके को, पश्चिम के इलाके को और मध्य भारत के इलाके में हम लोगों ने हर तरफ पाइपलाइन को बिछाया हुआ है, और ये पाइपलाइन समस्त भारत को क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं। और इसके जरिए आप लोग देखते हैं कि हम भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारे आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे तरल पदार्थ दिखते हैं, है ना, तरल पदार्थ दिखते हैं, हमारा तेल दिखता है, हमारी गैस दिखती है, वो पहुंचा रही हैं। ठीक है, चलिए, तो पाइपलाइन क्या है, भारत के अंदर अलग अलग हमारी पाइपलाइन से इनकी कहानी को हमने आपके सामने रखा। अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग मुख्य तौर पर जल परिवहन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पानी के अंदर भी किया जाता है परिवहन, है ना, हम लोग पानी के जरिए भी क्या करते हैं दोस्तों, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आते हैं, जाते हैं। देश के अंदर भी हमारी नदियां हैं, उन नदियों में हम लोग क्या करते हैं, एक इलाके से
दूसरे इलाके तक जाने के लिए अपनी बोट्स की मदद लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर आप लोग देखें कि जो हमारा ये जल परिवहन है ये भी एक सस्ता साधन है। आपको क्या दिखता है कि हमारा जल परिवहन ये एक सस्ता साधन है, इसमें हम लोग बड़ा बड़ा जो सामान होता है वो देश के अंदर ही क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। देश में नदियां हैं, इन नदियों के अंदर हमारे पास इस प्रकार की मोटर बोट होती हैं। इन मोटर बोट के अंदर हम सामान को डालकर एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर सकते हैं दोस्त, आसानी से पहुंचा सकते हैं। भैया ईंधन कम खर्च होता है और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। भारत के अंदर अगर आप लोग देखें कि जो हमारा नौचालन मार्ग है कि हम लोग नदियों के जरिए कितना किलोमीटर के रास्ते को कवर करते हैं, तो लगभग 14,500 किलोमीटर का जो हमारा ये सफर है ये कंप्लीट किया जाता है। और इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि लगभग 3,700 किलोमीटर जो मोटर चलित, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बोट्स होती हैं, जो हमारी बिजली से चलने वाली मोटर गाड़ियां होती हैं, उनके जरिए हम लोग सफर को कंप्लीट करते हैं। तो जल मार्ग ये लोगों को भी पहुंचाती है, ये सामानों को भी पहुंचाती है, पर्यावरण के लिए अच्छी है, सस्ती है। भारत की जो दूर दराज के इलाके हैं जहां तक नदियां पहुंच पा रही हैं वहां तक ये भी पहुंचती हैं हमारे ये जलमार्ग, और इनके जरिए हम लोग सामानों को पहुंचाते हैं और लोगों को भी आपको दिखता है कि पहुंचाते हैं। चलिए अब एक एक कर हम लोग क्या कर लेते हैं, भारत के संदर्भ में जो हमारी महत्वपूर्ण आपको क्या दिखता है दोस्तों की जो हमारी नदियां हैं या फिर जो हमारी नदियों के अंदर आने वाले जो हमारे जलमार्ग हैं, है ना, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटरवेज कहते हैं, नेशनल वाटरवेज, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो इलाहाबाद और हल्दिया, यूपी है ना, उत्तर प्रदेश का हमारा इलाहाबाद हुआ, और हल्दिया के बीच में अगर आप लोग देखें तो गंगा नदी बहती है, और लगभग इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो 1620 किलोमीटर का आपको पूरा का पूरा ये क्षेत्र दिख रहा है। ये रहा इलाहाबाद दोस्तों, यहां से शुरू होता है ये राजमार्ग, और आपको कहां तक दिख रहा है दोस्तों, आपको ये हल्दिया तक आपको ये क्षेत्र पूरा का पूरा दिख रहा है। ठीक है जी, तो आप देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच की ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के अंदर ही क्या किया जाता है, यहीं पर हमारे पास पानी की नदियां, पानी की नाव होती हैं, बोट्स होती हैं, इन बोट्स के अंदर लोगों को भेजा जाता है, सामानों को भेजा जाता है। इसकी जो टोटल लंबाई आप देख रहे हैं दोस्तों वो क्या है, वो 1620 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद आप लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सादिया से डुबरी के बीच में तो ब्रह्मपुत्र जो हमारी नदी है ना, आप देखें दोस्तों ये रहा सादिया ब्रह्मपुत्र नदी से आप देखें कि सादिया से ये डुबरी तक का जो इलाका है, सादिया से डुबरी ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये कितना है, ये लगभग 891 किलोमीटर है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भी आप देखते हैं कि हमारा ये जलमार्ग है, ये भारत का जलमार्ग नंबर द्वितीय कहलाता है, तो ये भी एक बड़ा जलमार्ग है। तो गंगा नदी के अंदर भी हमारे नदियों के अंदर हम देखते हैं कि ट्रैवल करते हैं, और उसी के साथ साथ जो हमारा सादिया से लेकर डुबरी तक का जो इलाका है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है उसको भी हम लोग सफ़र को तय करते हैं, और यहाँ पर भी हमारी बड़ी बड़ी नाव होती हैं, नाव में सामान को चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, और लोग इसके अंदर यात्रा को करते हैं। उसी के साथ यहां तक तो हमने मध्य भारत और हमारे पूर्वी भारत को देख लिया है ना। अब यहां से हम लोग आपको लेके चलेंगे दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में भी हमारी नदियां हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे जो हमारा केरल का पश्चिमी तट है, ये हमारा केरल रहा भैया, पारा सा हमारा केरल रहा। तो आप देखते हैं कि केरल के पश्चिमी तट पर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि जो कोक्काम नामक इलाका है, वहां से आप देखते कि अलग अलग प्रकार की हमारी छोटी छोटी नहरें हैं, और ये नहरें चलती हैं, और इनकी जो लंबाई है वो लगभग 205 किलोमीटर के आसपास है ना। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि केरल के आसपास की जो नहरें हैं, यहाँ पर नदी नहीं है, बड़े लेवल पर नहरें दिख रही हैं, और ये नहरों के अंदर भी आप देखते हैं कि सामान को चढ़ाया उतारा जाता है। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये कितना है दोस्तों, 205 किलोमीटर के आसपास का होता है। तो यहाँ का जो हमारा क्षेत्र था आपने देखा दोस्तों, सादिया से डुबरी 891, और यहाँ पर ऊपर हमने 1600 किलोमीटर के आसपास का अपना क्षेत्र देखा। उसी के साथ साथ आप लोग देखें कि जो हमारी गोदावरी नदी हुई, दक्षिण भारत में ही हमारी जो गोदावरी नदी हुई, कृष्णा नदी हुई, है ना, यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि इन नदियों के अंदर भी हम जल परिवहन को प्रयोग में लाते हैं, और इसके जरिए भी क्या किया जाता है, इसके जरिए भी हम लोग एक इलाके से दूसरे इलाके तक अपने सामान को बड़े लेवल पर पहुंचाते हैं। तो भारत का ये नेशनल वाटरवेज रहा, और मुख्य तौर पर हमारा इलाहाबाद से हल्दिया तक, सादिया से डुबरी तक, और उसी के साथ केरल की जो है हमारी नहरें हैं, ये अपने सफर को पूरे तौर पर आपको दिखता है। और उसी के साथ जो गोदावरी कृष्णा बेसिन है, गोदावरी नदी कृष्णा नदी हुई, ये भी क्या करती हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमें बड़े लेवल पर क्या दिख जाता है, अपने जलमार्ग को दिखता है। गोदावरी कृष्णा नदी जो है, इनकी जो टोटल आप देख रहे हैं कि जो ये जो सफ़र तय करती हैं वो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास का पूरा क्षेत्र आपको दिखता है कि कंप्लीट किया जाता है। तो देश के अंदर जो नदियां हैं उसके अंदर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अपनी नदियों के अंदर मौजूद जो हमारी नाव है उनका प्रयोग करते हैं। भैया देश के बाहर भी पानी है, और देश के बाहर जो हमारे ये पानी है, इसे हम लोग समुद्र कह रहे हैं, महासागर कह रहे हैं,
इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए भी हम लोग बड़े बड़े पत्तन का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग पत्तन भी कहते हैं और उसी के साथ साथ आप लोग किस नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, बंदरगाह, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम लोग पोर्ट कहते हैं। तो भारत का जो समुद्री इलाका है ना, देश के अंदर जो नदियां हैं वहां पर तो हमने पीछे आपको बता दिया दोस्तों, आपने पीछे देखा बहुत अच्छे तरीके से कि इन नदियों के अंदर हम लोग किस तरीके से अपने यातायात को करते हैं। अब भारत जो बाहरी क्षेत्र हमें दिख रहा है, भारत का जो आपको दिखता है कि समुद्र का जो इलाका है, ये जो पूरा का पूरा समुद्र का इलाका है, यहाँ पर हमने क्या किया है, बंदरगाह को बनाया है या फिर पोर्ट को बनाया है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जब बस पकड़नी होती है तो हमें बस स्टैंड पर जाना होता है, वहीं पर बस मिलती है। मेट्रो पकड़नी होगी तो मेट्रो स्टेशन पर जाना होगा। ऐसे ही जब आप देखते हैं कि आपको क्या करना होगा, जब आपके बड़े बड़े ये जो पानी के जहाज होते हैं जो समुद्र में यात्रा करते हैं, इनको क्या किया जाता है, ये जहां पर रोके जाते हैं, जहां पर इनमें से सामान को चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है, उसी को बंदरगाह या फिर पत्तन कहा जाता है। और भारत के संदर्भ में आप लोग देखें तो भारत के संदर्भ में हमारे पास 13 प्रमुख बंदरगाह है। भारत के अंदर अगर आप लोग देखें, जो हमारे पूरे की पूरे ये जो बंदरगाह हैं, इनकी जो पूरी की पूरी आप लंबाई देखें, आपको दिखता है कि गुजरात से शुरू होती है दोस्तों, और पूरे तौर पर अगर आप लोग देखें, है ना, तो ये जो पूरा क्षेत्र कवर करती है कितनी है, ये आपको दिख रहा है लगभग 7,516 किलोमीटर। तो गुजरात से शुरू होकर आपको दिख रहा है कलकत्ता तक, और ये जो पोर्ट ब्लेयर वाला हमारा ये क्षेत्र है, ये जो टोटल किलोमीटर है ये 7,516 किलोमीटर आपको दिखता है। इसके अंदर 13 बड़े बड़े हमारे पत्तन हैं, 13 बड़े बड़े हमारे आपको पोर्ट या फिर बंदरगाह दिखते हैं। और यहाँ पर इनकी क्या क्या नाम है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको एक एक कर हम लोग देखेंगे। देश का जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है कि भारत दूसरे देशों के साथ जो अपना व्यापार करता है, लगभग हमारा जो 95% आप देखेंगे जो हमारा व्यापार है वो किसके जरिए होता है, पानी के जहाज के जरिए होता है। तो देश के अंदर जो दूसरा सामान आ रहा है या फिर हम किसी के यहाँ सामान भेज रहे हैं, उसका 95% जो है वो आपको इन्हीं समुद्री रास्तों से होता हुआ दिखता है। आज़ादी से पहले की बात करें, जब हमारा देश एक था, इसका बंटवारा नहीं हुआ था, तो जो कराची बंदरगाह है, जो कराची बंदरगाह जो पहले यहाँ पर हुआ करता था, वो पहले भारत के अंदर ही शामिल था, है ना। तो भारत के पास कराची बंदरगाह भी आज़ादी से पहले हुआ करता था। अब आज़ादी हमें प्राप्त हुई साल 1947 में, और साल 1947 के बाद से ही भारत के अंदर पत्तन को मजबूत करने की, बंदरगाहों को मजबूत करने की कोशिश की गई। और यहाँ पर अगर आज के समय में हमने देखा तो हमारे पास 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई, तो आज़ादी के बाद हमसे कराची बंदरगाह तो चला गया। इसी के बाद हमने क्या किया, हमने जो ये हमारा गुजरात इलाका है ना दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया, मुख्य तौर पर कांडला, आपको दिख रहा है दोस्तों, जी हाँ, ये आपको कांडला नामक बंदरगाह दिख रहा है, इसको हमने बनाया। तो गुजरात में हमने क्या किया, मुख्य तौर पर ये जो कांडला बंदरगाह है इसको हमने मजबूत किया। कच्छ का जो इलाका है वहां पर आप लोग देखते हैं कि जो कांडला बंदरगाह है इसकी मौजूदगी है। और ये जो बंदरगाह है आपको दिखता है कि एक जवारीय बंदरगाह। जवारीय बंदरगाह का मतलब कि इसमें पानी आपको दिखता है, ज्वार और भाटा आपको पता होगा, समुद्र का पानी जब एक बार जाता है तो उसे भाटा कहते हैं, अपने आप नीचे उतर जाता है, और जब अपने आप उसका लेवल ऊपर आता है तो उसे ज्वार कहते हैं। तो ये जो हमारा बंदरगाह है इसके अंदर आप देखते हैं कि पानी का लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर आता है, और फिर जहाज भी ऊपर आकर अटक जाते हैं, और फिर वहां से सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है। हम कांडला बंदरगाह की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा कांडला बंदरगाह है ना, इस कांडला बंदरगाह से आप देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो बना हुआ सामान होता है, उसी के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बना हुआ सामान होता है, पंजाब का जो हमारा बना हुआ सामान आता है, वो सारा जो सामान है जो दूसरे देशों में जाना होता है, वो कांडला बंदरगाह के जरिए ही बड़े बड़े पानी के जहाज़ों में डाला जाता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि ये दूसरे देशों में जाता है। तो भारत का एक सबसे प्रसिद्ध हमारा जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, उसके बारे में हमने देखा। आज़ादी के बाद हमने इसको मजबूत किया। कांडला बंदरगाह को तो हमने देख लिया दोस्तों। तो कांडला बंदरगाह के बाद अगर हम लोग देखें, है ना, हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इधर की जो हमारा डायरेक्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं पूर्व, ये हमारी पूर्व दिशा है। और इधर की जो हमारी दिशा है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पश्चिम, ठीक है। उधर ये जो है ये ऊपर की दिशा कहलाएगी उत्तर, और नीचे की दिशा कहलाएगी दक्षिण। तो कृपया करके इसको आप लोग अपने दिमाग में छाप लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूजिया नहीं जाना है आपको, ठीक है। इधर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है हमारा, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। तो हम लोग पश्चिम दिशा के सबसे पहले बंदरगाह को देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे पूर्व दिशा तक चलेंगे। तो हमने कांडला बंदरगाह को पढ़ लिया। कांडला बंदरगाह के बाद अगर हम लोग देखें, जो हमारा दूसरा बंदरगाह है इसे हम लोग मुंबई बंदरगाह कहते हैं। और ये जो मुंबई बंदरगाह है भैया, ये नेचुरल बंदरगाह है, समुद्र का किनारा है, समुद्री तो अपने आप ही बना हुआ है, मानव निर्मित नहीं है, मनुष्य ने इसको निर्मित नहीं किया है।
जो बंबई बंदरगाह था ना, इसका प्रयोग हमने बड़े लेवल पर किया। हमने यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान को चढ़ाया उतारा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी। इसीलिए हमें महसूस हुआ कि हमें ना बंबई बंदरगाह का जो भार है, यहाँ पर भीड़ बहुत हो रही है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बंबई बंदरगाह के पास एक और नया बंदरगाह बना लिया, एक और नया पत्तन बनाया, जिसे हम लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक है, तो बंबई बंदरगाह के पास ही क्या किया गया, आप लोग देखते हैं कि एक नया बंदरगाह खोला गया जिसे कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू। कांडला के बाद बंबई पत्तन के बाद हमने देखा क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी, सामान ज़्यादा आ रहा था, तो इसके बाद ही हमने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू पत्तन को बना दिया। और जवाहरलाल नेहरू पत्तन के पास हम लोग देखते हैं कि ये दोनों मुंबई में ही है, महाराष्ट्र के अंदर ही है। और यहाँ से आप लोग देखते हैं कि सामान आता है, चढ़ाया जाता है और दूसरे क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है, देश के अंदर भी और देश से बाहर भी यहाँ पर आप देखते हैं कि होता है। इसी के बाद हम लोग देखें कि बंबई बंदरगाह के बाद आप लोग देखें जवाहर नेहरू बंदरगाह, इसके बाद हमने गोवा का एक और बंदरगाह यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और इसे हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं मुरमंगो बंदरगाह। ठीक है, मारमंगो पत्तन के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। तो गोवा के अंदर हमारा एक और ये पत्तन हमें दिखता है, एक और बंदरगाह हमें दिखता है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मुख्य तौर पर हम लोग हमारा जो अयस्क होता है, लोहा जो होता है, लोहे का जो कच्चा रूप होता है, उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग दूसरे देशों में पहुंचाते हैं। तो गोवा ये जो हमारा बंदरगाह है, यहाँ से क्या किया जाता है, लोहे को दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है और दूसरे क्षेत्रों के जो दूसरे देशों के जो लोग हैं वो यहाँ से खरीदते हैं। लगभग अगर आप लोग देखें तो भारत का लगभग 50% जो लोह अयस्क है, जो हमारा लोहा है, वो गोवा बंदरगाह से ही हम लोग क्या करते हैं, दूसरे इलाकों के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह पड़ा, मुंबई बंदरगाह पड़ा, जवाहर नेहरू बंदरगाह पड़ा और हमारा ये जो गोवा बंदरगाह है, मरमंगो बंदरगाह, इसके बारे में पड़ा। अब यहां पर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि कर्नाटक के अंदर हमारा एक और बंदरगाह होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यू मैंगलोर बंदरगाह। क्या कहा जाता है दोस्तों, कर्नाटक के अंदर हमारा ये एक और पत्तन है, एक और बंदरगाह है जिसे हम लोग कहते हैं न्यू मैंगलोर बंदरगाह। और ये भी लोह अयस्क के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसको भी क्या किया जाता है, इसको भी हम लोग लोहे के व्यापार के लिए प्रयोग में लाते हैं। यहाँ से भी लोहे का आदान प्रदान होता है, लोहे की जो बनी हुई वस्तुएं वो दूसरे देशों में जाती हैं और हमारे यहाँ पर आपको आती हुई दिख जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग देखें दोस्तों तो ये तो हमारा न्यू मैंगलोर पत्तन हुआ जो कर्नाटक में है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आप सभी को लेकर कोची बंदरगाह, या फिर जिसे कोचीन बंदरगाह भी कहा जाता है। ये रहा कोचीन बंदरगाह, इसे हम लोग कह रहे हैं। ये जो हमारा कोचीन बंदरगाह है, आप लोग देखें दोस्तों, ये पश्चिम है, मैंने आपको बताया था, है ना, आपको याद रखना है पश्चिम। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पूरा का पूरा पूर्व है। तो अगर आप लोग देखें जो पश्चिम का एकदम आखिरी हमारा बंदरगाह है, पश्चिम दिशा का एकदम जो आखिरी हमारा बंदरगाह है, ये आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, पश्चिम का एकदम कोने वाला, है ना, कोने वाला, मुहाने का मतलब होता है एकदम कोने वाला। पश्चिम दिशा में जो हमारा एकदम कोने वाला बंदरगाह है, इसका नाम है कोचीन बंदरगाह। केरल में हमें ये दिखता है, जिसे कोची बंदरगाह भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, इसे आप लोग कोची भी कहते हैं और कोचीन भी कहते हैं। और ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, मनुष्य ने इसे नहीं बनाया है, ये समुद्र के किनारे अपने आप बना हुआ है, आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से भी सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है बड़े स्तर पर। ठीक है, तो पश्चिम दिशा की तरफ हमने बात कर ली। अब हम आपको लेके चलेंगे पूर्व दिशा की ओर। कहाँ पर लेके चलेंगे दोस्तों, अब हम लोग आप सभी को पूर्व दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। तो एक एक कर अब हम लोग पूर्व दिशा की कहानी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पूर्वी दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं आपको, पूर्वी तट की ओर। ये हमारा समुद्र का पूर्वी किनारा है और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला आप लोग देख रहे हैं जो तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है, ये जो हमारा बंदरगाह है, ये वाला, है ना, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसे हम लोग कह रहे हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह ये पूर्वी तट पर हमारा बंदरगाह हमें दिखता है। ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये जो बंदरगाह है आपको दिख रहा है कि यहाँ से श्रीलंका, मालदीव्स और भारत के जो तटीय इलाके हैं वो जुड़े हुए हैं। यहीं से बराबर में आपको श्रीलंका दिख जाता है, मालदीव दिख जाता है। तो इस बंदरगाह के जरिए मालदीव्स के साथ, श्रीलंका के साथ और उसी के साथ साथ जो दूसरे हमारे तट के आसपास के क्षेत्र हैं उनके साथ हमारे संबंध होते हैं। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जो व्यापारिक वस्तुएं होती हैं उनको एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब तूतीकोरिन बंदरगाह ये था हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। तमिलनाडु के अंदर ही एक और हमारा समुद्री पत्तन होता है दोस्तों, इसे हम लोग चेन्नई पत्तन कहते हैं। तमिलनाडु के अंदर ही एक और हमारा बंदरगाह है। ठीक है, पूर्वी तट में पूर्वी दिशा की ओर एक और हमारा बंदरगाह है जिसे हम लोग चेन्नई बंदरगाह कहते हैं। और ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का, आप लोग देखें दोस्तों, सबसे पुराना बंदरगाह है। पेपर में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह विच इज द ओल्डेस्ट पोर्ट, तो याद कर लीजिएगा यह है हमारा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई का ये जो हमारा बंदरगाह है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कहते हैं। और आप लोग देखें कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो तो मुंबई बंदरगाह है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे पुराना जो हमारा समुद्री पत्तन है वो है चेन्नई। ठीक है, और आप देखें कि दोस्तों मुख्य तौर पर
ये बड़े लेवल पर आप लोग देखते हैं कि प्रयोग में लाया जाने वाला हमारा बंदरगाह है। ठीक है, तो चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, और उसी के साथ आप लोग देखें कि मुंबई बंदरगाह इसके साथ आपको आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है विशाखापत्तनम, है ना, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के अंदर हमें एक और बंदरगाह दिखता है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, चलिए। और भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है हमारा मुंबई बंदरगाह। चलिए, और इस पत्तन के जरिए जो हमारा ये विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। बहुत गहराई में जाकर आप लोग देखते हैं कि इस समुद्र की जो बंदरगाह है उसकी बनावट है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ से भी हम लोग लोहे के जो हमारे बड़े बड़े सामान होते हैं उनको कंटेनर्स में डाला जाता है, और इन कंटेनर्स में डालने के बाद हम लोग दूसरे इलाकों तक भेजते हैं। फिर अब तक हमने इधर के सारे हमारे बंदरगाह के बारे में पढ़ा, यहाँ तक हमने विशाखापत्तनम के बारे में पढ़ा। उड़ीसा के अंदर हमें दिख रहा है पारादीप। उड़ीसा के अंदर अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो हमें पारादीप नामक कर एक हमारा बंदरगाह दिखता है, और यहाँ से भी लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनको भेजा जाता है, अपने देश में हम लोग मंगाते हैं, और उसी के साथ इसका आयात भी किया जाता है। इनको भेजा भी जाता है और इनको अपने देश में बुलाया भी जाता है। और कलकत्ता के संदर्भ में अगर हम लोग देखें कि जो हमारा कलकत्ता बंदरगाह है, ये जो हमारा बंदरगाह है दोस्तों 12वें नंबर का, इसे हम लोग कह रहे हैं कलकत्ता बंदरगाह। ये समुद्र, ये हमारा जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर हमें दिखता है, और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से बना हुआ आपको बंदरगाह दिखता है। तो भारत के ये महत्वपूर्ण हमारे बंदरगाह थे, इनके बारे में हमने एक एक कर पढ़ा, क्या क्या इनके नाम हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ पर ये बने हुए हैं, इनमें सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इन्हीं से संबंधित सवालों को आप पेपर में आते हुए देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कलकत्ता बंदरगाह है दोस्तों, ये हुगली नदी के आसपास मौजूद है। हुगली नदी का जो तटीय इलाका है वहाँ पर आपको ये बंदरगाह बना हुआ दिख जाता है, और इस बंदरगाह के जरिए ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी के पास में फिर आपको हल्दिया नामक जगह दिखती है, और उसी हल्दिया से, है ना, समुद्र का इलाका है, समुद्र के बड़े बड़े जहाज आके कलकत्ता बंदरगाह पे रुकते हैं। उसके बाद जो हल्दिया नामक इलाका है, यहाँ से हमारी जो नदी की जो हमारे जलमार्ग होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, और उसके ज़रिए फिर हम लोग देश के अंदर क्या करते हैं, इन सामानों को भेजते हैं। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप देखते हैं कि पूरा का पूरा तंत्र आपको जुड़ा हुआ दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो हमने भारत के जो हमारे प्रमुख समुद्री पत्तन है, बंदरगाह है, इनके बारे में डिस्कशन किया, क्या क्या इनके नाम है इनको हमने देखा। 13वां जो हमारा बंदरगाह है, अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों, इसको कहा जाता है पोर्ट ब्लेयर, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखता है ये अंडमान निकोबार में है, एक छोटा बंदरगाह है, इसको भी प्रयोग में लाया जाता है, यहाँ से भी सामान को हम लोग उतारते चढ़ाते हुए दिख जाते हैं, ये हमें दिखता है यहाँ पर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। चलिए, अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे, भारत के अंदर मौजूद हमारी एक और प्रकार की आपको दिखता है कि परिवहन है। तो हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा, रेलवे परिवहन के बारे में पढ़ा, हमने नदियों का जो हमारा जलमार्ग था उसके बारे में पढ़ा, हमने समुद्र के जो हमारे जहाज थे उनकी कहानी को देखा। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे किन के बारे में, यहाँ से हम लोग वायु परिवहन की एक एक कहानी को आपके सामने रखेंगे। भारत के अंदर अगर आप लोग देखें 1953 में क्या किया गया दोस्तों, सबसे पहले वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कि देश में इससे पहले हमारे पास प्लेन चला करते थे, वो प्राइवेट प्लेन थे, सरकार ने कहा कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, हम इन प्राइवेट प्लेन में को क्या करने के, इनमें से एक कंपनी को अपनी कंपनी बना लेंगे। तो देश के अंदर 1953 में क्या किया गया, आप देखते हैं कि एयर इंडिया कर ये जो कंपनी है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, देश की सरकारी एयरलाइंस को 1953 में प्रस्तुत किया गया। और उससे पहले आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर जो हवाई जहाज थे वो निजी कंपनियों के हाथ में थे, सरकारी एयरलाइंस कोई नहीं थी, देश की सरकार की कोई भी एयरलाइंस नहीं थी, सारी प्राइवेट कंपनियां ही हुआ करती थी। लेकिन 1953 में भारत सरकार ने क्या किया, आपको देखते हैं कि एयर इंडिया को लॉन्च किया। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर इस क्षेत्र के अंदर क्या किया गया दोस्तों, बड़े लेवल पर जब धीरे धीरे कर हमने एयर इंडिया को लॉन्च कर लिया, तो फिर समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई और हमें ज़रूरत हुई किस चीज़ की, और नई नई प्रकार की जो हमारी एयरलाइंस थी उसको बनाने की। तो 1953 में हमने अपनी एयर इंडिया को, सरकार ने एयर इंडिया को लॉन्च किया, और उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता चला गया, मांग बढ़ती चली गई, तो भारत में और भी नई नई प्रकार की प्राइवेट आपको दिखता है कि एयरलाइंस आने लगी। अगर आप आज के समय में देखें, एयर एशिया है ना, स्पाइस जेट है, अलग अलग प्राइवेट कंपनियां आपको दिखती हैं जो इस क्षेत्र के अंदर आ गई हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें तो हमारी जो एयर इंडिया है ये मुख्य तौर पर देश की सरकारी संस्था है ना, और ये क्या कर रही है, मुख्य तौर पर ये देश के अंदर हमारी सरकारी तंत्र को चला रही है। लेकिन अगर आप लोग देखें
साल 2020 के आसपास के समय में अगर आप लोग देखें 20-21 के आसपास में समय में, तो एयर इंडिया को भी बेच दिया गया, टाटा ने खरीद लिया, अगर आपको पता होगा, है ना। लेकिन आपकी किताब क्योंकि पुराने समय में छपी हुई है, काफ़ी सालों पहले छपी हुई है, तो इसके हिसाब से तो अभी भी एयर इंडिया भारत की सरकार की है, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें इसको टाटा जी ने खरीद लिया है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि भारत के अंदर भैया हमारे पास बड़े बड़े प्लेन तो होते ही हैं, अगर आप लोग देखें इस प्रकार के प्लेन्स तो होते ही हैं भारत के अंदर, हेलीकॉप्टर भी होते हैं। ऐसे ऐसे करके चलते हैं दोस्त, ऐसे ऐसे करके, है ना। आप देखते हैं कि ऐसे ऐसी पंखड़ियाँ होती हैं। बॉलीवुड के अंदर ज़्यादातर जो विलन्स होते हैं वो हेलीकॉप्टर के अंदर ही चढ़ते हैं। जब वो दुश्मनों को मार देते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर होता है, उस हेलीकॉप्टर के अंदर वो बैठ जाते हैं, फिर हीरो भागता हुआ आता है और एकदम से लटक जाता है, आपको याद होगा। तो आप देखते हैं कि भारत के अंदर हेलीकॉप्टर्स को भी प्रयोग में लाया जाता है। एक प्राइवेट और संस्था है जिसे कहा जाता है पवन हंस लिमिटेड। ये जो पवन हंस लिमिटेड है ये क्या करती है दोस्तों, ये मुख्य तौर पर जो हमारे उत्तरी इलाके और उत्तर पूर्वी इलाके हैं, जो हमारा असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड का इलाका है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम इन हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग करते हैं। और ये दुर्गम इलाकों तक पहुँचाने के लिए क्या है, ये हेलीकॉप्टर्स मौजूद होते हैं जो मुख्य तौर पर हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, अब वायु परिवहन की क्या क्या आप देखते हैं कि इसकी महत्वपूर्णता है, इसके फायदे क्या हैं, पेपर में ये आपसे पूछा जाता है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग देखेंगे जो वायु परिवहन है भैया, आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों में अगर आपको एयरप्लेन है आपके पास, आप इसको लैंड करा सकते हैं, एयरपोर्ट मौजूद है, तो आप पहाड़ों में पहुंच सकते हैं, रेगिस्तान में पहुंच सकते हैं, घने जंगलों में पहुंच सकते हैं, दूर दराज के इलाकों में आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसके साथ पहुंच सकते हैं। तो ये ज़्यादा जटिल नहीं है ना, दूर दूर के इलाकों तक पहुँचने में बहुत बड़ा योगदान आप देखते हैं कि हमारा ये वायु परिवहन देता है। तो लंबी दूरी की यात्राएँ आसानी के साथ की जा सकती हैं, जल्दी पहुँचाता है, एक तो जल्दी पहुँचाता है, उसी के साथ समय बचाता है, उसी के साथ दूर दूर के इलाकों तक कवर पहुंच सकते हैं, रेगिस्तान का इलाका हुआ, पहाड़ी इलाका हुआ, हर इलाके तक हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वायु परिवहन के बारे में हमने एक एक कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया। अब परिवहन जो है ये तो हमने पूरे तौर पर पढ़ लिया दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे संचार की सेवाओं के बारे में। संचार का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती है। जैसे आज के समय में हम लोग देखें तो ये क्या हो रहा है, ये भी तो संचार का माध्यम है भैया। जब अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, आपके सामने फोन है, अध्यापक जी यहाँ पर खड़े हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये भी तो एक संचार का कम्युनिकेशन हुआ ना, है ना। और ये भी क्या है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। जैसे परिवहन में लोगों को भेजा जाता है या फिर सामानों को भेजा जाता है, संचार की जो हमारी सुविधाएं हैं ये भी किसी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है। और जिस देश के अंदर संचार की सुविधाएं जितनी बढ़िया होती हैं, वो देश उतनी ही तेजी के साथ प्रगति करता है। तो अगर आप लोग भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ पर हमारे पास भैया जी टेलीविजन होता है, रेडियो होता है, टेलीफोन होता है, और ये अलग अलग हमारे क्या है दूर संचार के साधन हैं, और इनके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संचार की मदद लेते हैं, और इसमें सिर्फ खबरें पहुंचाई जाती हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। परिवहन में वे लोगों को और सामानों को पहुंचाया जाता है। अच्छा, जो ये हमारा भारतीय डाक है दोस्तों, भारतीय डाक जो है ये मुख्य तौर पर ये भी एक संचार का माध्यम है। इसके जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। कभी कभार इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सामान को भी, पार्सल्स को भी पहुंचा देते हैं। भारतीय डाक जो है ये आपको कहाँ दिख जाता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर क्षेत्र में आपको दिखता है। और बड़े बड़े इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में लोग क्या करते हैं, आप देखते हैं कि भारतीय डाक हवाई जहाज के जरिए भी अपनी जो सुविधाएं होती हैं उसको पहुंचाता है। तो पुराने समय में जब इंटरनेट नहीं था तो लोग क्या करते थे, डाक की ही मदद लिया करते थे। पता करिएगा अपने मम्मी पापा से, जब चिट्ठियां लिखी जाती, जब हम छोटे थे हमारे चाचा रहा करते थे भैया जी दुबई के अंदर, और वहां से चिट्ठी लिखा करते थे, और वो भेजते थे कब, पहुंचती थी कब, और वो वहां से जो दुबई की करेंसी होती है वो भेजा करते थे। एक जो करेंसी थी उसको हम रखा करते थे। तो बचपन के सुनहरे दिन हुआ करते थे। तो उस समय चीज़ें थी वो ऐसी हुआ करती थी। धीरे धीरे चीज़ें आप देखते गए कि तेज़ी के साथ प्रगति की ओर बढ़ती चली गई। अगर आप लोग देखेंगे जो हमारा भारतीय डाक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि यहाँ पर भारतीय डाक तो मौजूद है ना, संचार की सुविधा के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ भारत के अंदर क्या किया जाता है, आप लोग देखते हैं कि हम लोग डाक के जरिए ही अखबारों को भी पहुंचाते हैं। हमारे देश में अखबार भी बहुत ज़्यादा छपते हैं, मैगजीन्स भी छपती हैं। भारत के अंदर जो हमारे बड़े बड़े महानगर हैं, बड़े बड़े हमारे जो ये शहर हैं, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि पानी के जहाज़ों के ज़रिए भी, रेल यातायात के ज़रिए भी हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो जो आपके घर तक आने वाला अखबार होता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यम के ज़रिए ही, अलग अलग रास्तों के ज़रिए ही आपके घर तक पहुंचता है, और इससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोग अपडेट होते हैं, लोगों का विकास होता है, और ये देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है।
अगर भारत के अंदर हम लोग टेलीफोन की बात करें मित्रों, हमारा जो भारत है ये टेलीफोन नेटवर्क में भी एक बहुत बड़ा देश है। टेलीफोन जिस देश के अंदर जितना बेहतर होगा उससे लोगों के अंदर कम्युनिकेशन सही होगा, लोग व्यापारी लोग सही तरीके से बात कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन सही तरीके से जाएगी, सरकार क्या कहना चाह रही है वो लोगों तक सही तरीके तक पहुंचेगी। पुराने समय के अंदर आप लोग देखते हैं भैया जब फोन था नहीं मोबाइल फोन, तो इस तरीके का टेलीफोन हुआ करता था और आप देखते थे कि सिक्के डाल डालकर क्या किया जाता था, बहुत महंगी कॉल हुआ करती थी और उस समय में लोग इस एसटीडी सुविधा के जरिए ही क्या किया करते थे, एसटीडी को कहा जाता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायल, और इसके ज़रिए ही लोग कम्युनिकेशन किया करते थे। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली और इस समय के साथ बदलती हुई चीज़ों के अंदर हमने क्या देखा, बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं जिसने क्या किया, हमारा ये जो टेलीफोन का नज़रिया था ये पूरे तौर पर बदल दिया। और अब टेलीफोन को किसने परिवर्तित कर दिया दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, टेलीफोन और इंटरनेट जिसने इस टेलीफोन को पूरे तौर पर परिवर्तित कर दिया। तो भारत का जो अगर हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो दुनिया के अंदर अगर हमारा जो प्यारा भारत है वो मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा देश है। एक चीज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है, कमेंट कर बताइए कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है, आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, है ना। अलग अलग तरीके के मोबाइल आपको भारत के अंदर दिखते हैं। हम ये भी देखेंगे कि हमारे बच्चे कौन से मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। तो भारत के अंदर पुराने समय में हम लोग टेलीफोन को यूज़ कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, टेलीफोन को प्रयोग बदल दिया हमारे मोबाइल फ़ोन्स ने। और मोबाइल फ़ोन्स तो भारत में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ एक बिजनेस है। हर एक व्यक्ति के पास, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, हर के पास मोबाइल फ़ोन है, हर व्यक्ति के पास, हर किसी के पास इंटरनेट है, कारोबार यहाँ पर हो रहा है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर किया जा रहा है, पढ़ाई यहाँ पर हो रही है, आप देख पा रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन के आ जाने से ना सिर्फ व्यापार बदला है, शिक्षा बदली है, लोगों की सोच बदली है, लेकिन लोगों का जीवन भी बहुत आसानी के साथ बदला है। और उसी के साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों जनसंचार। जनसंचार का मतलब कि इन्फॉर्मेशन देने वाला, है ना। जन का मतलब होता है लोग, संचार का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जा रही है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आप लोग देखें, हमारे यहाँ पर रेडियो है, खबरें मिलती हैं, टेलीविज़न है, अखबार है, अलग अलग तरीके की मैगजीन्स होती हैं, फिल्में और किताबें हैं जो भारत के अंदर क्या करती हैं, बड़े तौर पर लोगों के अंदर क्या करती है, खबरों को पहुंचाती है। जो सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी जो काम होते हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार इन्हीं जनसंचारों का मदद लेती है, रेडियो टेलीविज़न की। अब रेडियो पर आकाशवाणी आया करती है, अगर आपने रेडियो पर खबरों को सुना होगा तो वहाँ पर आकाशवाणी आती है। और इस आकाशवाणी के अंदर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे देश में क्या क्या हो रहा है, विदेश में क्या क्या हो रहा है, वो सभी कार्यक्रम यहाँ पर प्रसारित किए जाते हैं। हमारा जो शुरुआती समय था, जब तक प्राइवेट चैनल्स नहीं आए थे भारत के अंदर, तो भारत के अंदर हमारा दूरदर्शन हुआ करता था। और ये जो हमारा दूरदर्शन था दोस्तों, यहाँ पर क्या था, भारत की अलग अलग क्षेत्र से संबंधित, भारत में अलग अलग इलाके हैं, उत्तर में हमारी अलग संस्कृति है, दक्षिण की अलग संस्कृति है, पूर्व की अलग संस्कृति है, पश्चिम की अलग संस्कृति है। तो हर इलाके की जो अलग अलग संस्कृति है उनसे संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं इनकी भाषाओं में, जिससे लोगों को अपने देश के अलग अलग संस्कृति के बारे में परिचय मिलता है और जिससे लोगों में एकता होती है ना, जिससे लोगों के अंदर एकता बड़ी तेज़ी के साथ होती है। और भारत के अंदर जो हमारा सरकारी न्यूज़ चैनल है, सरकारी टेलीविज़न चैनल है, उसे हम लोग दूरदर्शन कहते हैं। और दूरदर्शन पूरे भारत के अंदर मुफ्त में दिखता है आपको, जो पूरे भारत को आपको मजबूत करता हुआ दिखता है ना। तो दूरदर्शन के अंदर खबरें तो दिखती ही हैं, अलग अलग इलाकों की अलग अलग सांस्कृतिक चीज़ें दिखती ही हैं, इसके अंदर एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर शिक्षा संबंधी, किसानी संबंधी, खेलकूद संबंधी भी अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं और लोग इन प्रोग्राम्स को देखकर अपना मनोरंजन करते हैं और अपना जीवन आसानी के साथ गुजारते हैं, है ना। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ लोगों तक खबरें पहुंचाने का, जनसंचार तक खबरें पहुंचाने का एक और बड़ा माध्यम है हमारे न्यूज़पेपर्स। और इन न्यूज़पेपर्स के जरिए आप लोग देखेंगे जो हमारा भारत है ये हिंदी भाषा के अंदर एक बहुत ही, भारत में दिखता है आपको कि भाषा 100 से भी ज़्यादा भाषाओं के अंदर अखबार छपते हैं और मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर हमारे छपते हैं। उसी के साथ अंग्रेज़ी और उर्दू भाषा में भी हम अपने अखबारों को आते हुए देख लेते हैं। तो अखबार के ज़रिए भी हम लोग लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं और लोग इन इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं। अगर हम लोग पूरे भारत के संदर्भ में देखें दोस्तों, तो जो हमारा पूरा भारत है यहाँ पर मूवीज़ ही बनते हैं भैया, बॉलीवुड हुआ, हॉलीवुड हुआ, अभी तो RRR को आप देखते हैं कि गोल्डन ग्लोब का भी अवार्ड मिला है बेस्ट म्यूज़िक का, है ना। तो भारतीय फिल्में हुई, टॉलीवुड हुआ, हमारा कन्नड़ा मूवी हुई, तेलुगु मूवी हुई, मलयालम मूवी हुई, वो भी बड़े स्तर पर मूवीज़ को बनाई जाती हैं। और इसके अंदर आप देखते हैं फीचर फिल्म का मतलब हुआ दोस्तों 3 घंटे की जो हमारी फिल्में होती हैं। लघु फिल्म मतलब शॉर्ट फिल्म, 20 मिनट की, 22 मिनट की, आधा घंटे की जो मूवीज़ को बनाया जाता है। हमारे देश में एक संस्था है, जब भी आप कोई मूवी देखते हैं शुरुआत में देखते हैं एक सर्टिफिकेट आता है, उस पर मूवी का नाम लिखा होता है। तो देश में जब भी कोई मूवी बनती है तो देश की सरकार को पहले दिखाना होता है। तो जब सेंसर बोर्ड, उसे हम सेंसर बोर्ड कहते हैं, जब सेंसर बोर्ड परमिशन दे देगा कि भैया हाँ ये मूवी सही है, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, उस मूवी को दिखा सकते हैं। तो मुख्य तौर पर
इसके ज़रिए ही क्या किया जाता है, देश के अंदर हम लोग अपनी मूवीज़ को बनते हुए देखते हैं। तो मूवीज़ भारत में बड़े लेवल पर बनाई जा रही हैं, छोटी मूवीज़, बड़ी मूवीज़। देश के अंदर मूवीज़ को दिखाने के लिए पहले देश के इस संस्थान, हमारा जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन है, इससे परमिशन लेनी होती है और उसके बाद ही देश में हमारी मूवीज़ बनती हैं। अब यहाँ से हमने जनसंचार के माध्यम के बारे में पढ़ा दोस्तों, ठीक है। और चीज़ों को अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश आपके साथ करेंगे। तैयार हैं? अब यहाँ पर एक चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब हुआ एक देश का दूसरे देश से व्यापार, कि भैया एक इलाके का दूसरे इलाके से व्यापार। जब दो, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जाता है पेपर में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब हुआ कि जब दो या फिर दो से ज्यादा देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और जो भी देश जितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी के जरिए हमें उसके विकास की बात पता चलती है। आप कहते हैं कि भैया चाइना एक बढ़ता हुआ देश है, एक मजबूत देश है, एक अमीर देश है। क्यों? आप चाइना का सामान हर जगह देखते हैं, हमारे भारत में भी देख रहे हैं, है ना। तो जब किसी देश का सामान दूसरे देशों में जा रहा है और वहां के लोग किसी देश के सामान को प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि भाई ये देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे चाइना का सामान दुनिया के अलग लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि चाइना तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने लोगों की जरूरत को पूरा कर ही रहा है, उसी के साथ साथ दुनिया के दूसरे लोगों की भी जरूरत को पूरा कर रहा है। बैरोमीटर का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी भी देश के विकास को नापना है कि भाई ये देश अच्छा कर रहा है, तो उसके इंटरनेशनल बिजनेस को देखो कि वो देश दूसरे देशों के साथ कितना बिजनेस कर रहा है, और इसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में एक और चीज को देखते हैं, है ना, कि सभी देश जो होते हैं, दुनिया में जितने भी देश हैं, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर ही निर्भर हैं। एक दूसरे के साथ आपको दिखता है कि जो व्यापार किए जाते हैं वो अलग अलग तरीकों से किए जाते हैं। समुद्री मार्ग के जरिए किया जाता है, समुद्र के जरिए बड़ी बड़ी हमारी जहाज जाते हैं, हवाई यात्रा होती है। और भारत में जैसे आपको पता है कि जो हमारा 95% व्यापार है, वो हम समुद्री अंतरराष्ट्रीय बिजनेस वो हम समुद्र के जरिए ही करते हैं। अच्छा, ये जो व्यापार होता है ना, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस या फिर कोई सा भी जो हमारा व्यापार होता है, ये दो चीज़ों पर टिका होता है, आयात और निर्यात। अब ये आयात और निर्यात क्या है, चलिए एक एक कर इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। आयात का मतलब क्या होता है? आयात का मतलब क्या होता है दोस्तों? आयात का मतलब होता है आने दे। क्या है भैया? आने दे भाई, आने दे। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आपके घर मोहल्ले में जब कोई गाड़ी निकल रही होती है, जब उसे पार्क कराना होता है, ऐसे कहते हैं ना, आने दे भाई, आने दे, है ना। तो आयात का मतलब क्या होता है दोस्तों? आयात का मतलब होता है आने देना, अपने सामान में, अपने देश में किसी दूसरे देश का सामान आने देना। ठीक है, तो आयात का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अपने देश में किसी दूसरे देश का सामान आने देना। अब हमारे देश में हर चीज तो मिलती नहीं है, हमें कोई चीजें तो दूसरे देश से लेनी होंगी, आने देनी होंगी। तो आयात का मतलब हुआ अपने देश में किसी दूसरे देश का सामान आने देना। जब हम बाहर का सामान अपने यहाँ पर आने देते हैं, इसी को हम लोग आयात कहते हैं। जैसे हमारे देश में कच्चा तेल, हम पेट्रोलियम दूसरे देशों से लेते हैं, सोना हुआ, कीमती पत्थर हुए, है ना, सोना हुआ, कीमती पत्थर हुए, ये सभी हम लोग दूसरे देशों से मंगाते हैं। और जो और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, चिकित्सा की जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं इलाज करने की, वो भी हम अपने दूसरे देशों से क्या करते हैं? मंगाते हैं, आने देते हैं। इन्हीं को आयात कहा जाता है। अब ऐसे ही निर्यात एक शब्द है। निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब होता है भेजना। निर्यात का मतलब क्या होता है दोस्तों? भेजना। अब हमारे देश में ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हमारे देश में है, दूसरे देश के लोग चाहते हैं। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जैसे हमारे देश में दुनिया का सबसे ज्यादा लोहा दिखता है, तो हमारा आप क्या करते हैं कि हम अपने इस लोहे को निर्यात करते हैं। निर्यात का मतलब होता है जब हमारे देश का सामान दूसरे देशों में जाता है, तो इसको निर्यात कहा जाता है। जैसे आप लोग देखें कि मुख्य तौर पर हमारा जो लोहा हुआ, हमारी जो कंप्यूटर संबंधी मशीनरी हुई, कार्बन संबंधी मशीनरी हुई, जो तेल हमारे यहाँ निकलता है, ये लोहे जो हमारे होते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। तो आयात और निर्यात क्या है, उसको हमने अच्छी तरीके से आपके सामने पेश किया। और जो व्यापार होता है वो कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि इन्हीं दो चीज़ों पर टिका होता है। अब एक शब्द यहाँ पर आपके सामने रखा गया है दोस्त, जिसे हम लोग कह रहे हैं व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या है ये आपको समझना है। ठीक है, व्यापार संतुलन क्या है ये आपको समझना है। देखिए, व्यापार संतुलन का मतलब है व्यापार दो चीज़ों पर टिका है, कि या तो आप आयात कर रहे हैं, आप अपने देश में सामान को आने दे रहे हैं। निर्यात का मतलब हुआ कि आप अपने देश से बाहर सामान को भेज रहे हैं। अब व्यापार का संतुलन कैसे होगा, व्यापार का बैलेंस कैसे होगा किसी भी देश के अंदर? कि किसी देश के अंदर आप देखें कि जो आयात और निर्यात है, उसका अंतर जितना कम होगा, उस देश का व्यापार उतना ही ज्यादा संतुलित होगा, है ना। कोई ऐसा देश है जो जितना सामान भेजता है उसी के बराबर क्या करता है? सामान अपने यहाँ पर आने देता है, तो उसको कहा जाएगा कि भैया यहाँ पर ना व्यापार बहुत सही तरीके से हो रहा है। तो ऐसा देश जहाँ पर
मान लीजिए 50% सामान भेजा जा रहा है और 50% सामान ही वो लोग मंगाते हैं, तो वहां पर व्यापार को संतुलित माना जाएगा, कहा जाएगा कि वो व्यापार सही है ना। और अगर कहीं ऐसा हो जाए दोस्तों, क्या हो जाए, अगर आप लोग देखें कि मुख्य तौर पर किसी देश के अंदर आयात ज्यादा हो जाए, आयात का मतलब हुआ जैसे वहां पर सामान को मंगाया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए, पाकिस्तान में कोई चीज बनती ही नहीं है, हर चीज उन्हें दूसरे देशों से मंगानी पड़ जाती है, चाय पत्ती हुई, अलग अलग सामान हुए, हर सामान आप देखते हैं कि वो दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, तो वहां पर आयात बहुत ज्यादा हो रहा है और निर्यात वो बहुत कम कर रहे हैं। तो अगर किसी देश के अंदर दूसरे देश से जो आने वाला सामान है वो ज्यादा हो जाता है, तो आप देखते हैं कि इससे डिसबैलेंस पैदा हो जाता है। कैसे कि दुनिया के अंदर आप देखें इसी से व्यापार असंतुलित पैदा हो जाता है। अब हम किसी देश के साथ अगर सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि भारत है और आप देखते हैं कि जापान है ना, भारत और जापान बिजनेस कर रहे हैं, हमें कुछ सामान जापान से चाहिए, जापान को कुछ सामान हमसे चाहिए, तो क्या भारतीय मुद्रा में लेंगे, तो क्या जापानी मुद्रा में लेंगे? नहीं, डॉलर में लिया जाता है, इंटरनेशनल मुद्रा में लिया जाता है। तो अगर कोई देश सिर्फ सामान को मंगाया जा रहा है, दूसरे देशों से सामान मंगा रहा है, तो उसके पास जो अपने डॉलर का खजाना होगा, इंटरनेशनल करेंसी होगी, वो खत्म हो जाएगी और वो देश कमजोर होगा। जैसे श्रीलंका में आपने देखा हाल फिलहाल में हुआ, वहां पर इंटरनेशनल करेंसी खत्म हो गई क्योंकि वो सामान को आने दे रहे हैं, अपने यहाँ पर ज्यादा सामान को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उससे उस देश के अंदर फिर जो इंटरनेशनल करेंसी होती है वो खत्म हो जाती है, व्यापार असंतुलित हो जाता है और फिर उस देश में बहुत तेजी के साथ महंगाई बढ़ती है, फिर वो देश ना तो पेट्रोलियम खरीद पाता है, सरकारें हिल जाती हैं। तो व्यापार का संतुलन होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा मंगाओ, ना तो बहुत ज्यादा मंगाओ, बैलेंस में रखो। और अगर आपके देश का सामान ज्यादा बाहर जा रहा है तो ये आपके लिए अच्छा है ना। जैसे चाइना का सामान देखिए, दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहा है आपको, तो जितना सामान वो दूसरे देशों में भेज रहे हैं तो उनको उतनी ज्यादा करेंसी मिल रही है, उनको विदेशी मुद्रा मिल रही है, इंटरनेशनल मुद्रा मिल रहा है। तो जितना ज्यादा आपका सामान क्या होगा दूसरे देशों में जाएगा वो आपके लिए बेहतर है, आपको कम से कम सामान अपने यहां पर मंगाना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप देखते हैं कि व्यापार असंतुलित आपको होता हुआ दिख जाएगा। अब पर्यटन एक शब्द है दोस्तों, पर्यटन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सर जी घूमना बहुत पसंद है, हम तो नानी के यहाँ जाते हैं सर्दियों में और गर्मियों में जाते हैं नाना के यहाँ नाना नानी तो एक साथ ही रहते हैं दोस्त, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जो ये पर्यटन है ना, टूर एंड ट्रैवलर है दोस्तों, ट्रैवलिंग जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि व्यापार बन गया है, ये भी एक बिजनेस बन गया है। तो साल 2003 से 2010 के आंकड़ों को अगर हम लोग देखें तो मुख्य तौर पर आप लोग देखें, भारत में आप देखें कि हमें लगभग 64 करोड़ है ना, 64 करोड़ के आसपास विदेशी करेंसी हमें प्राप्त हुई है। भैया बहुत बड़ा नंबर आपको दिखता है, बड़े लेवल पर आप लोग देखते हैं कि लोग दूसरे देशों में घूमने के लिए आते हैं, और जब ये आते हैं, जापान का कोई आदमी आया, जर्मनी का कोई आदमी आया, तो वो डॉलर के अंदर ही मुद्रा को पे करता है या फिर अपने देश की मुद्रा में पे करता है, जिससे हमें फायदा होता है, हमारे लोगों को काम मिलता है। तो पर्यटन से आप देखते हैं कि अगर भारत के एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनको दूसरे इलाकों की संस्कृति सीखने को मिलती है, देश के अंदर लोगों में एकता आती है। लगभग 1.5 लाख के करीब जो हमारे लोग हैं है ना, वो आपको क्या दिख जाता है, इस बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, पर्यटन के अंदर। जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनको एक दूसरे की कला के बारे में, संस्कृति के बारे में पता चलता है, लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान दिया जाता है। और जब दूसरे देश के लोग आते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उनकी जो महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा होती है वो हमें मिलती है, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है, और उसी के साथ साथ देश के अंदर आधुनिकीकरण होता है। सरकारें अच्छी सड़कों को बनाती हैं, अच्छी मशीनों को लाती हैं, क्योंकि उन देशों में तो अच्छे सामान है, अगर उनको दूसरे देशों के लोग अपने यहाँ पर चाहिए तो अपने यहाँ पर भी अच्छा बदलाव करना होगा। तो पर्यटन की वजह से मॉडर्नाइजेशन होता है, नए सामान आता है, लोगों को काम मिलता है, और जो इंटरनेशनल करेंसी हमें चाहिए होती है वो भी आप देखते हैं कि हमें प्राप्त होती है। और इसी पॉइंट के साथ दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ क्या करते हैं, अपना ये जो पूरा चैप्टर हुआ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसको कंप्लीट करते हैं। मुबारक हो आपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। तो ये जो चैप्टर था काफ़ी लेंदी रहा, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको समझा। इस चैप्टर से संबंधित अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अब आप अपने पेपर में आते हुए नहीं देखेंगे, हर चीज़ को हमने कवर कर लिया दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपके साथ ये जो हमारा चैप्टर हुआ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को समापन की ओर लेके जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आप किस विषय पर कराना चाहेंगे, है ना। एसएसटी का जो हमारा कौन सा भाग है जो आप चाहते हैं कि हम करें। हम इतिहास के चैप्टर्स को कर रहे हैं, ज्योग्राफी का चैप्टर था, इकोनॉमिक्स के हमारे चैप्टर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के हमारे चैप्टर हैं। तो जिस भी
आप देखते हैं कि चैप्टर को आप कराना चाहते हो उसका नाम आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ज़रूर हमारी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताइए कि भैया पीडब्ल्यू परिवार पर, पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम पर हमारी टीम मौजूद है और निःशुल्क फ्री में आपको पूरे तौर पर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा रही है एग्जाम से पहले। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, अपने साथियों को ज़रूर हमारी क्लास के बारे में बताएं। चलिए दोस्तों, अब इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी क्लास आई होगी पसंद, लेते हैं आप लोगों से विदा। मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। सजेशन जरूर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप किस क्लास को कराना चाहते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।